वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनी। दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे जूरिस्प्रूडेंस के बारे में। दोस्तों एक शॉर्ट में मीन्स कि जितने जूरिस्प्रूडेंस के क्वेश्चन बनते हैं सभी क्वेश्चन को हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे, सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने का हम कोशिश करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से थ्योरेटिकल बेस पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि जूरिस्प्रूडेंस किस तरह से एंट्रेंस एग्जामों में और ख़ास करके यूपी पीसीएस जे में किस प्रकार से जूरिस्प्रूडेंस पूछा जाता है। ये क्लास उसी के लिए इम्पॉर्टेंट है जो पीसीएस जे का प्रिपरेशन करता है या किसी भी एंट्रेंस का एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन करता है जो कि लॉ से रिलेटेड है। अब बात करते हैं बिना देर किए हुए जूरिस्प्रूडेंस की। विधि शास्त्र की परिभाषा तथा क्षेत्र के बारे में हम बात करेंगे कि विधि शास्त्र का परिभाषा क्या होता है और उसका क्षेत्र और उसका विस्तार क्या होता है, किस प्रकार से जूरिस्प्रूडेंस को बढ़ावा दिया गया है, किस तरह से जूरिस्प्रूडेंस हमारे समाज में आया है। जिस प्रकार से हिस्ट्री हमारे समाज में है उसी प्रकार से जूरिस्प्रूडेंस लॉ वालों के लिए उनके समाज में है। विधि एक ऐसा माध्यम है जिसकी सहायता से राज्य मनुष्यों के आचरणों, संव्यवहारों तथा कार्यकलापों पर उचित नियंत्रण रखते हैं। लॉ ही एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा क्या करती है पुलिस व्यवस्था जो है, चाहे जो भी लेजिस्लेचर के द्वारा कोई भी कानून बनाई जाती है वो मनुष्य पे निगरानी रखती है। लॉ ही हमारे देश में नहीं रहेगा, हमारे समाज में अगर लॉ नहीं रहेगा तो किस प्रकार से हमारे ऊपर सरकार राज कर सकती है या सरकार हमको किस प्रकार से अच्छी तरह से देखभाल कर सकती है। इसीलिए जूरिस्प्रूडेंस का होना हमारे समाज में अत्यंत आवश्यक है। समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए हमको लॉ की आवश्यकता पड़ती है, मीन्स की कानून की आवश्यकता पड़ती है। ज्ञान की पृथक शाखा के रूप में हम विधि की अध्ययन प्रणाली को विधि शास्त्र कहते हैं। जो भी हम लोग ज्ञान अर्जित करते हैं, जिस प्रकार से भी हम लोग किसी भी फील्ड में ज्ञान अगर पाते हैं तो हम इस प्रकार से अगर इस सब्जेक्ट में हम ज्ञान पाते हैं तो वो जूरिस्प्रूडेंस की ही देन है। हम लॉ में अगर किसी भी प्रकार का अगर नॉलेज रखते हैं तो वो जूरिस्प्रूडेंस का ही देन है, क्योंकि जूरिस्प्रूडेंस ही हमें सिखाता है किस प्रकार मनुष्यों पे हमें उनके आचरणों को देखना है, उनके कस्टम्स को देखना है, उनके ऊपर किस प्रकार का कानून बनाया जा सकता है। ये समय समय पे विभिन्न जूरिस्टों के द्वारा जो विधिवेता हुए हैं उनके द्वारा ये बातें बताई गई हैं। विधि शास्त्र के अंतर्गत विधि की परिभाषा, व्याख्या, प्रकृति तथा इसके उद्गम तथा तत्वों या प्रयोजन आदि से संबंधित विधि पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। इसमें ये सारी बातों का अध्ययन किया जाता है। जूरिस्प्रूडेंस जब हम पढ़ते हैं तो इन सारी बातों को हम पढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं जूरिस्प्रूडेंस, विधि शास्त्र। शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द ज्यूरिस शब्द का तात्पर्य विधि से है, जबकि प्रूडेंसिया का तात्पर्य ज्ञान से है। इसका मतलब होता है नॉलेज। कहने का तात्पर्य ये है जो जूरिस प्लस प्रूडेंस ये दो शब्दों के योग से मिलकर के बना है और इसका मतलब होता है विधि का ज्ञान, जिसको कि हम लोग विधि का ज्ञान कहते हैं। इसी को हम लोग जूरिस्प्रूडेंस कहते हैं। इसमें विधि के ज्ञान के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, मीन्स कि लॉ के नॉलेज के बारे में पढ़ेंगे। इसी को हम लोग इसलिए इसको जूरिस्प्रूडेंस कहते हैं। अब हम बताते हैं आपको कि जूरिस्प्रूडेंस किस किस तरह से इसका विकास हुआ है, किस किस जूरिस्ट के द्वारा कहाँ पे किस तरह से इसका विकास किया गया है। हम बात करेंगे सबसे पहले प्राकृतिक स्कूल की। प्राकृतिक स्कूल में कौन कौन जूरिस्ट आते हैं और उसके बाद से किसके द्वारा लाया गया। विचारक के पहले बारे में हम बात करेंगे कि कौन विचारक था, किस देश में इसका प्रतिपादन हुआ और उसके बाद से प्रतिपादक इसके पिता कौन है, मीन्स कि इस जूरिस्ट के पिता कौन है, इस विचारधारा को लेके आने वाला कौन था सबसे पहला जूरिस्ट। हम बात करेंगे नेचुरल स्कूल ऑफ लॉ की। जो नेचुरल स्कूल है ये पैदा हुआ था, मीन्स कि इसकी उत्पत्ति यूनान में हुई थी और इसके पिता जो हैं हेराक्लिटस हैं। बात करते हैं ऐतिहासिक विचारधारा की, जो कि जर्मनी में उदय हुआ और इसके पिता जो कहे जाते हैं वो सैवेगनी कहे जाते हैं। जो लॉ के स्टूडेंट हैं उनको इन सभी चीज़ों के बारे में बड़े अच्छे से जानकारी होगी। फिर बात करते हैं एनालिटिकल स्कूल ऑफ लॉ की। जो एनालिटिकल स्कूल है ये इंग्लैंड में इसकी उत्पत्ति हुई और इसके जो पिता हैं वो जॉन ऑस्टिन है। फिर जो नेक्स्ट है सोशलिस्ट थ्योरी, इसका उदय जो जर्मनी में हुआ और रूडोल्फ वान इयरिंग जो है इसके पिता प्रवर्तक इसके माने जाते हैं। फिर फिफ्थ की हम बात करते हैं रियलिस्टिक थ्योरी ऑफ लॉ। ये रियलिस्टिक थ्योरी ऑफ लॉ ये अमेरिका में इसकी उत्पत्ति हुई और होम्स इसके पिता माने जाते हैं। होम्स जो थे वहाँ पे वो एक अमेरिका में जज थे, उन्हीं के द्वारा रियलिस्टिक थ्योरी का उदय किया गया। यह जो रियलिस्टिक थ्योरी की बात करते हैं, ये जो भी कानून जो भी जजेस निर्णय देते हैं, इस निर्णय के आधार पे जो भी कानून बनता है इसको हम लोग रियलिस्टिक थ्योरी ऑफ लॉ के नाम से हम लोग जानते हैं। विशेष करके इन्हीं पांचों स्कूलों के बारे में हमको पढ़ना है। घूम फिर के यही पांचों स्कूल आएंगे। कभी हमारा नेचुरल स्कूल आएगा, कभी हमारा हिस्टोरिकल स्कूल आएगा, कभी एनालिटिकल स्कूल आएगा, कभी सोशलिस्टिक स्कूल आएगा, कभी रियलिस्टिक स्कूल आएगा। यही 5 स्कूलों में हमारे जूरिस्प्रूडेंस को डिवाइड किया गया है। और
इसी में तमाम जूरिस्ट जो आते हैं अपने अपने मत को देते हैं। कोई कहता है कि जूरिस्प्रूडेंस ये है, कोई कहता है लॉ ये है, कोई कहता है लॉ सॉवरेन है, कोई कहता है लॉ जो है वो क्या चीज़ है। सभी के बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं। अब हम बात करते हैं जूरिस्प्रूडेंस। जो जूरिस्प्रूडेंस है, जूरिस्प्रूडेंस का सबसे पहले अगर इतिहास में उठा के देखा जाए तो इसकी उत्पत्ति रोम से हुआ, क्योंकि रोम में ही काफ़ी लोग पढ़े लिखे थे और वहीं पे पोप थे। पोप का मतलब जो पादरी लोग थे, वहीं से इन सभी चीज़ों का स्टार्ट हुआ। बात करते हैं प्राकृतिक विचारधारा की, मीन्स की नेचुरल स्कूल की। प्राकृतिक विचारधारा सबसे प्राचीन विचारधारा प्राकृतिक विचारधारा है, जिसको नेचुरल विधिशास्त्र के नाम से जानते हैं। नेचुरल स्कूल का जन्म ग्रीस में हुआ। अभी हम लोगों ने देखा है कि नेचुरल स्कूल का जो जन्म हुआ है वो ग्रीस में हुआ और इसके पिता हेराक्लिटस माने जाते हैं। नेचुरल स्कूल सबसे प्राचीन मीन्स की सबसे पुराना स्कूल माना जाता है। ठीक, प्राकृतिक विचारधारा सर्वप्रथम उत्पन्न हुई और यह फिक्शन पर आधारित है। फिक्शन का मतलब होता है अवधारणा पे, उपधारणा पे, मीन्स की कल्पना पे ये आधारित था। जो भी नेचुरल लॉ हमारा स्कूल जो बेस्ड था वो फिक्शन पर आधारित था, अवधारणा पे आधारित था। अगर इस प्रकार का ये चीज़ होता तो ये इस तरह से हो जाता, ये इस तरह से होता तो इस तरह से हो जाता। जैसे हम लोग कल्पना नहीं करते हैं कि आज हम लोग पढ़ रहे हैं, कल हमारा सिलेक्शन होगा, परसों हमारे साथ ये होगा, फिर उसके बाद से हमारे पास कार हो जाएगा, गाड़ी हो जाएगा। तो यही उपधारणा पे, फिक्शन पे ये आधारित है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ लॉ की। जो हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ लॉ है हमारा, ये जर्मनी में इसका उदय हुआ और ये किस पे ज़्यादा फोकस करता है? ये ज़्यादा फोकस करता है कस्टम्स पे, यूजेस पे, ट्रेड पे, इन्हीं सभी चीज़ों पे ये फोकस करता है। ऐतिहासिक विचारधारा का जन्म जर्मनी में हुआ था। जो हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस है, इसका उदय जर्मनी में हुआ था और इसके जो पिता, जो प्रवर्तक माने जाते हैं, वो सैवगिनी महोदय माने जाते हैं, क्योंकि सैवगिनी के द्वारा ही इसका प्रवर्तन किया गया था, उन्हीं के द्वारा इसको आगे बढ़ाया गया था। सैवगिनी कोडिफिकेशन, संहिताकरण के विरोधी थे। सैवगिनी का मानना था कि किसी भी चीज़ का कोडिफिकेशन नहीं होना चाहिए। जैसे आज हम लोग सीपीसी पढ़ते हैं जो कि कोडिफाइड लॉ है, सीआरपीसी पढ़ते हैं कोडिफाइड लॉ है, जैसे जितने भी लॉ हम पढ़ते हैं जो कि कोडिफाइड लॉ है, तो इसके ये विरोधी थे। इनका मानना था कि ये इस प्रकार से कोडिफिकेशन नहीं किया जा सकता। जो समाज में फैशन है, कस्टम है, प्रथा है, रूढ़ी है, वही विधि है। इनका मानना था कि जो भी समाज में फैशन चल रहा है, जो भी कस्टम चल रहा है, जो भी ट्रेड चल रहा है, जो भी यूजेस चल रहा है, जो हम इसको कोरिलेट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 13 सब क्लॉज 3 से कोरिलेट करते हैं, उसमें कस्टम्स के बारे में, यूजेस के बारे में, फैशन के बारे में, प्रथा, रूढ़ी, इन सभी के बारे में बताया जाता है। उसी से उनका मानना था कि किसी चीज़ को कोडिफाई नहीं करना है, जो जिससे चल रहा है उसी तरह से उसको चलने दिया जाना चाहिए। जो चलन के बारे में इन्होंने बताया, चलन, प्रथा, रूढ़ी, यही कानून माना जाएगा। इसका थीम्स यह है कि विधि बनाई नहीं जाती है। इनका मानना है कि जो भी लॉ है उसको बनाई नहीं जाती बल्कि पाई जाती है। इनका मानना था कि जो विधि है वो समाज में पहले से विद्यमान है, उसको बनाने की अब आवश्यकता नहीं है। इनका मानना था ये। ऐतिहासिक विचारधारा का मत ऐसा है। जो ऐतिहासिक विचारधारा के, जो जर्मनी में जो पैदा हुआ, जिसके पिता सैवगिनी हैं, उनका मानना था कि विधि बनाई नहीं जाती बल्कि विधि समाज में विद्यमान रहती है, उसको पाने की कोशिश की जानी चाहिए। हमें किसी प्रकार का उसमें परिवर्तन नहीं करना चाहिए। संहिताकरण के विरोधी थे, मीन्स की कोडिफिकेशन के ये विरोधी थे। ये नहीं चाहते थे कि कोडिफिकेशन किया जाए किसी भी कानून का, चाहे किसी भी चीज़ का। जैसे इनका मानना था, एक मैं एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूँ, जो उदाहरण मैं लेता हूँ। सप्तपदी हिंदू मैरिज एक्ट में प्रथा और रूढ़ी पर सेट करते हैं। जैसे कि एक हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल में जैसे कि हिंदू मैरिज एक्ट में प्रथा और रूढ़ी से सेट करते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 13 सब क्लॉज 3A में भी प्रथा और रूढ़ी को मान्यता दी गई है। इनका कहने का तात्पर्य ये था, जो ये बात कहना चाहते थे वो कहीं ना कहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेट बैठता है कि कोडिफिकेशन नहीं करना चाहिए। लेकिन कोडिफिकेशन न करने के साथ साथ कुछ हमारे सामने समस्याएं आ रही थी, और समस्याएं बहुत थी। जैसे कि आज हमारे यहाँ टॉट का कोडिफिकेशन नहीं किया गया। टॉट में पता ही नहीं चलता है कि किस प्रकार से, जब कोडिफाई कोई चीज़ है ही नहीं है तो उसमें फिर कोई इंटरेस्ट ही नहीं जगता है लोगों को। तो इसीलिए इसको कॉन्स्टिट्यूशन से भी कोरिलेट उन्होंने किया था कि जो हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उसमें इन बातों को रखा है कि हाँ, जो सैवगिनी के द्वारा बताया गया था, जो हिस्टोरिकल विचारधारा के थे, उन्होंने बताया था कि जिसमें रूढ़ी, प्रथा, ये सारी चीज़ें कानून का रूप धारण कर लेती हैं। कस्टम्स एंड यूजेस हिंदू मैरिज एक्ट में मिलेगा और मुस्लिम मैरिज एक्ट में भी मिलेगा। जो भी हम लोग कोडिफाइड लॉ पढ़ते हैं, जो कि हमारा हिंदू मैरिज एक्ट कोडिफाइड लॉ है, जिसको हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के नाम से हम लोग जानते हैं, ये कोडिफाइड लॉ है।
इसमें हमारे जो कस्टम्स हैं, जो यूजेज हैं, जो सप्तपदी होते हैं, चाहे तमाम चीज़ें जो भी होती हैं, जो भी शादी के समय जो भी रस्में होती हैं, वो सारी चीज़ें हमको कस्टम यूजेस और ट्रेडर्स के हिसाब से हमको यहाँ पे मिलते हैं। बात करते हैं अब एनालिटिकल स्कूल की, जो थर्ड वाला स्कूल था, जो कि इंग्लैंड में जन्मा था और जॉन ऑस्टिन इसके पिता थे। एनालिटिकल स्कूल के बारे में हम बात करते हैं। ये एनालिटिकल स्कूल ये सबसे अलग है। ये न तो भगवान को देखता है और न ही समाज को देखता है। यह कहता है कि सॉवरेन ही सब कुछ है। इसके कहने का मतलब जो स्टेट है, जो सॉवरेन है, जो हमारे देश का पार्लियामेंट होगा, वही सब कुछ होगा। न हम भगवान को देखेंगे, न हम समाज को देखेंगे। संप्रभु ने, अगर समाज ने, अगर पार्लियामेंट ने कोई कानून बना दिया, कोई लॉ बना दिया गया, तो हम सभी उस कानून को मानेंगे। लॉ को भी ये संप्रभु की नज़र से देखते हैं। जो भी लॉ कह देता है, ये लॉ को, अगर लॉ अगर कुछ भी कर दिया, कानून में अगर कोई भी चीज़ बना दिया गया, कोई भी चीज़ कोडिफाइड कर दिया गया, तो इसको ये कानून के नज़र से, संप्रभु की नज़र से देखते हैं। इनका मानना है कि जो कानून बन गया वो संप्रभु है हमारे लिए, वो सबके ऊपर समान रूप से बाइंडिंग की जानी चाहिए। जॉन ऑस्टिन ने कहा है कि लॉ इज़ द कमांड ऑफ सॉवरेन, संप्रभु का समादेश है, लॉ इज़ द कमांड ऑफ सॉवरेन। इनका ये कहना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हर एग्जामों में पूछा जाता है कि किसने कहा है लॉ इज़ द कमांड ऑफ सॉवरेन, तो ये जॉन ऑस्टिन के द्वारा कहा गया है, लॉ इज़ द कमांड ऑफ सॉवरेन। ये एक नंबर के एमसीक्यू में ये पूछा जा सकता है आपसे, और पूछा जा नहीं सकता है, कई बार ये पूछा भी गया है कि किसने कहा है लॉ इज़ द कमांड ऑफ सॉवरेन, तो ये ऑस्टिन के द्वारा कहा गया है कि लॉ इज़ द कमांड ऑफ सॉवरेन। इसीलिए मैंने आपको इसको 3-4 बार मैंने बता दिया, जिससे कि आप ज़्यादा बार सुनेंगे तो आपके दिमाग में ये घूमता रहेगा। विश्लेषणात्मक विचारधारा की उत्पत्ति इंग्लैंड में हुई। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसकी उत्पत्ति इंग्लैंड में हुई। एनालिटिकल विचारधारा के जन्मदाता, जो इसके जन्मदाता हैं, वो जॉन ऑस्टिन माने जाते हैं। ठीक, विधि शास्त्र का पिता कौन है? इंग्लैंड के विधि शास्त्र का पिता कौन है? जॉन ऑस्टिन है। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंग्लैंड के विधि शास्त्र का पिता किसको हम लोग मानते हैं, तो इंग्लैंड के विधि शास्त्र का पिता जॉन ऑस्टिन कहलाते हैं। हु सेज इज़ द कमांड ऑफ सॉवरेन, जॉन ऑस्टिन ने कहा है। हु से लॉ इज़ द कमांड ऑफ सॉवरेन, ये बातें जॉन ऑस्टिन के द्वारा कहा गया है कि कमांड ऑफ सॉवरेन जो होता है वो लॉ है, लॉ जो होता है वो कमांड ऑफ सॉवरेन होता है। ये ऑस्टिन के द्वारा कहा गया है। ऑस्टिन के अनुसार संप्रभुता कितने प्रकार की होती है? इनके अनुसार संप्रभुता 2 प्रकार की होती है, एक पॉजिटिव होती है और सेकंड जो होती है वो निगेटिव होती है। इनके अनुसार संप्रभुता 2 प्रकार की, एक निगेटिव होती है और दूसरा पॉजिटिव होती है। अब देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऑस्टिन ने संप्रभुता का सिद्धांत हॉब्स से अडॉप्ट किया है। जो भी इन्होंने संप्रभुता का मीन्स की सॉवरेनिटी का सिद्धांत इन्होंने ग्रहण किया है, ये हॉब्स महोदय से इन्होंने अडॉप्ट किया, क्योंकि हॉब्स इनके एक पीढ़ी ऊपर वाले जूरिस्ट थे, उनसे ही इन्होंने ये अडॉप्ट किया है। विधि शास्त्र का, विधि का सिद्धांत किससे प्रभावित होकर दिया है? इन्होंने विधि का जो भी सिद्धांत है ये ब्लैक स्टोन से प्रभावित होकर, ये भी एक जूरिस्ट हैं, ब्लैक स्टोन, हॉब्स, इनसे प्रभावित होकर इन्होंने ये सिद्धांत दिया है। अब बात करते हैं ऑस्टिन की आलोचना। ऑस्टिन विधि शास्त्र में ताड़ का वृक्ष हैं, इनको एलन इस प्रकार से कहते हैं। एलन के द्वारा कहा गया है कि जो ऑस्टिन है वो विधि शास्त्र में, मीन्स की जूरिस्प्रूडेंस में, वो ताड़ के वृक्ष के समान है। जैसे ताड़ का वृक्ष बहुत लंबा चौड़ा, बहुत लंबा हो जाता है लेकिन किसी को छाया नहीं देता है, इसी तरह से ऑस्टिन को भी कहा गया है। इनके ऊपर एक कटाक्ष किया गया है कि ऑस्टिन को विधि शास्त्र में ताड़ का वृक्ष कहा जाता है, और ये कहने वाले कौन है? ये एलन महोदय हैं। एलन महोदय के द्वारा ये बात कही गई है। बात करते हैं सोशलिस्ट थ्योरी, जो हमारा 4th नंबर का थ्योरी था, जो सोशलिस्ट थ्योरी था, जो कि जर्मनी देश में इसका उदय हुआ, और रुडोल्फ वान इहरिंग इसके पिता माने जाते हैं। समाजशास्त्री विचारधारा के पिता रुडोल्फ वान इहरिंग हैं, समाजशास्त्री विचारधारा के पिता। चाहे ला कोई भी बनाए, या ला ऐसा होना चाहिए जो अधिक से अधिक लोगों की भलाई कर सके। इनका कहना ये है कि लॉ कोई भी बनाए, उससे ये नहीं मतलब है लॉ अधिक से अधिक लोगों की भलाई करता हो, ऐसा लॉ हमको चाहिए। दूसरी बात ये कहते हैं, अगर समाज में उस कानून का पालन नहीं हो रहा है तो उसका रीज़न ढूंढना आवश्यक है, और कानून को ऐसा बनाया जाए ताकि समाज उसका पालन कर सके। इनके कहने का मतलब है कि अगर कोई भी कानून हमारे समाज में व्याप्त है पहले से, तो उसका पालन क्यों नहीं किया जा रहा है? अगर पालन नहीं किया जा रहा है तो उसका कारण हमें ढूंढना है कि आखिर में ये लॉ जब बना है तो इसका पालन क्यों नहीं किया जा रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो इस प्रकार से कानून को बनाया जाए जिससे कि उसका पालन सभी लोगों के द्वारा एक समान रूप से किया जा सके।
कानून में जो बातें लिखी गई हैं उसका पालन होना चाहिए। इनका कहना ये है, जो सोशलिस्ट थ्योरी हैं, जो जर्मनी में उत्पत्ति हुआ था, रुडोल्फ वॉन इहरिंग इसके पिता हैं, इनका कहना ये था कि जो कानून बनाया गया है उसका पालन होना ही चाहिए, किसी भी हाल में संप्रभु को उसका पालन कराना अवश्य होता है। जैसे एक उदाहरण के लिए हम ले लेते हैं, डॉयरी प्रोविजन एक्ट बना है हमारे यहाँ, किंतु उसका अच्छे रूप से पालन नहीं किया जाता है। ये इसका एक एक्सेप्शन हो गया। एक्सेप्शन क्या मीन्स की कहने का तात्पर्य ये है कि इस कानून का अच्छे ढंग से हमारा जो सॉवरेन है, जो हमारा पार्लियामेंट है, वो जो हमारा लॉ एंड ऑर्डर है, ये सही रूप से इसको फॉलो नहीं करवा पा रहा है। तो ये इससे बचने के लिए रुडोल्फ वॉन इहरिंग कह रहे हैं कि जो भी कानून बन रहा है उस कानून को इतना प्रभावशाली होना चाहिए कि वो सभी के ऊपर समान रूप से लागू हो, उसका कोई भी वायलेशन नहीं कर सके। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट न्यायपालिका की, जुडिशरी की, जिसमें जब हम जुडिशरी की बात करते हैं, रियलिस्टिक थ्योरी ऑफ लॉ की, ये अमेरिका में स्टार्ट हुआ और इसके फादर जो है होम्स हैं। ये यथार्थवादी इसको हिंदी में कहा जाता है, इंग्लिश में इसको रियलिस्टिक थ्योरी ऑफ लॉ कहा जाता है। ये जब जज किसी मामले में कोई फैसला देता है तो ऐसी दशा में उदारवादी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के हित में वो फैसला करेगा, और उदारवादी नहीं है तो ये कम लोगों के हित में फैसला देगा। मीन्स कि जो भी जजेस होते हैं, जब वो कोई भी डिसीजन देते हैं, कोई भी न्यायालय में कोई भी निर्णय देते हैं, तो जब रियलिस्टिक का मतलब यही होता है कि जब उदारवादी होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वो फ़ायदा देगा। फ़ायदा देने का मतलब इन द सेंस कि दोनों लोगों की बातों को वो सुनेगा, दोनों लोगों की बातों को समझेगा, और दोनों लोगों को कोशिश करेगा कि जो कोर्ट होता है दोनों लोगों को खुश करने के लिए विचार में रहेगा। जब ये कोई भी निर्णय देता है उसका इफेक्ट कानून बनने पर भी पड़ता है। जब जैसे केशवानंदा भारती का हम लोग केस ले लेते हैं, चाहे सायरा बानू का कोई केस लॉ ले लेते हैं, इस पर अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने हमारे देश का अगर कोई भी निर्णय दिया है, कोई भी डिसीजन दिया है, तो क्या उसका जब हम लोग कानून बनाते हैं तो क्या हम लोग फॉलो नहीं करते हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को, उसके किसी भी कमेंट को जब कानून बनता है तो उसको फॉलो किया जाता है कि आखिर में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्या सोच समझ के इस पर अपना निर्णय दिया है, अपना कोई भी जजमेंट पास किया है। तो जब कानून बनाया जाता है उसमें सारी चीज़ों को उसमें इंक्लूड किया जाता है, देखा जाता है किन किन बिंदुओं पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस पे विचार किया है, कहाँ तक गहराई तक गया है। इसी को रियलिस्टिक थ्योरी ऑफ लॉ कहते हैं। जो न्यायाधीश निर्णय देते हैं और वो धीरे धीरे कानून का रूप बन जाता है, वो धीरे धीरे एक नियम बन जाता है। जैसे केशवानंदा भारती का उन्होंने एक लैंडमार्क जजमेंट दिया, मनेका गांधी का उन्होंने जजमेंट दिया, और भी इसी तरह से तमाम जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा डेली पास किए जाते हैं। जोसेफ साइन का केस है, उसके बाद से सायरा बानो का है, फिर उसके बाद से क्या कहते हैं इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का। जिस प्रकार से बहुत निर्णय दिए जाते हैं जो धीरे धीरे कानून का रूप लेती जाती हैं। कौन सी विचारधारा जुडिशरी के द्वारा बनाया जाता है, हमारे इम्पॉर्टेंट हमारे लिए ये है, कौन सी विचारधारा जुडिशरी के द्वारा बनाया जाता है। जो 1 नंबर के एमसीक्यू में चाहे 2 नंबर के एमसीक्यू में पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा, और हमारा आंसर जो होगा वो रियलिस्टिक थ्योरी ऑफ लॉ होगा। बहुत करेगा तो इसके प्रतिपादक, इसके पिता का नाम पूछ सकता है कि रियलिस्टिक थ्योरी ऑफ लॉ कौन बनाया है, तो रियलिस्टिक थ्योरी ऑफ लॉ होम्स के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। और ये किस देश में पहले उत्पन्न हुआ था, तो ये अमेरिका में उत्पन्न हुआ था। और ये किसके द्वारा बनाया जाता है, तो ये जज मेड लॉ होता है। इससे जो भी आपके एमसीक्यू आएंगे, जो भी एंट्रेंस एग्जामों में या पीसीएसजे का जो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं आप, चाहे किसी भी जगह पे आप बैठे रहेंगे, आपके अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो बस इतना इसका आंसर लिखना है। फिर अब हम लोग इसको मॉडिफिकेशन करके इसको अब ब्रॉड रूप में इसको हम पढ़ेंगे, प्राकृतिक विचारधारा को, जिसको नेचुरल स्कूल हम लोग कहते हैं। नेचुरल स्कूल और विश्लेषणात्मक स्कूल दोनों में हम लोग कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। कंपैरेटिव स्टडी का मतलब ये होता है दोनों को आमने सामने रख करके इसमें देखेंगे कि कौन विचारधारा क्या कर रहा है, कौन विचारधारा क्या कर रहा है, ऐतिहासिक विचारधारा क्या कर रहा है, विश्लेषणात्मक विचारधारा क्या कर रहा है। जब हम ऐतिहासिक विचारधारा की बात करते हैं तो इसका उदय जर्मनी में हुआ और इसके फादर सेविगनी माने जाते हैं। यही जब हम विश्लेषणात्मक विचारधारा की बात करते हैं तो इसका उदय जो होता है वो इंग्लैंड में हुआ और इसके जो फादर माने जाते हैं वो जॉन ऑस्टिन माने जाते हैं। ये बातें इसमें बताई गई हैं। जब हम लोग विश्लेषणात्मक करेंगे तो ऐतिहासिक का और विश्लेषणात्मक का, ऐतिहासिक में जर्मनी में पैदा हुआ, ये इंग्लैंड में पैदा हुआ, इसके फादर सेविगनी है, इसके फादर ऑस्टिन है। इसी प्रकार से हमको ये चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। फिर जो सोशलिस्टिक स्कूल है, जो हमारा समाज शास्त्रीय विधि शास्त्र है, इन दोनों से मिलता जुलता एक रूप है, उसी को हम लोग समाज शास्त्रीय विचारधारा कहते हैं।
अब ये तो प्रतिपादक के बारे में हमने बता दिया, प्राकृतिक विचारधारा को जो हम लोगों ने यूनान देश में ये प्रतिपादित हुआ और हेराक्लिटस इसके पिता हैं। फिर हिस्टोरिकल स्कूल जर्मनी में पैदा हुआ, जर्मनी में इसका विकास हुआ और सेविगनी इसके पिता हैं। एनालिटिकल स्कूल इंग्लैंड में पैदा हुआ और जॉन ऑस्टिन इसके पिता है। सोशलिस्ट थ्योरी जर्मनी में पैदा हुआ, रुडोल्फ वन इयरिंग इसके पिता हैं। रियलिस्टिक स्कूल अमेरिका में पैदा हुआ और होम्स इसके पिता हैं। ठीक, अब आगे हम देखते हैं प्रिंसिपल, सिद्धांत। विद्वान और प्रतिपादक कौन कौन है, कौन कौन से विद्वान है, कौन कौन से प्रतिपादक है, इन लोगों के बारे में देखना जरूरी होता है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन हमारे यहाँ एमसीक्यू में अक्सर पूछे जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का सिद्धांत किसने दिया? डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का सिद्धांत अरस्तू के द्वारा दिया गया, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 38 से मिलता जुलता है। वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस ऑफ सिद्धांत के बारे में बताया गया कि सरकार के पास जो भी रिसोर्सेज हैं उसको सभी में समान रूप से उसको बांटे। दो शक्तियों के बीच संतुलन का सिद्धांत पोप ग्लेसियस के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया है। मतलब जो भी कोई भी दो शक्ति हैं उसमें संतुलन का सिद्धांत के बारे में पोप ग्लेसियस के द्वारा बताया गया। ये एक नंबर वाले क्वेश्चन में ये पूछे जाते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ कमांड सर्वप्रथम किसने दिया? तो जो डॉक्ट्रिन ऑफ कमांड वो जर्मी बेंथम के द्वारा दिया गया। व्यापक व्याख्या इसका ऑस्टिन ने दिया है। दिया तो जर्मी बेंथम ने है, लेकिन जो इसका व्यापक, जैसे कि हमसे क्वेश्चन पूछेगा डॉक्ट्रिन ऑफ कमांड सर्वप्रथम किसने दिया, तो सर्वप्रथम जर्मी बेंथम ने दिया। लेकिन यही पूछ लेगा उसमें व्यापक व्याख्या किसने किया, डॉक्ट्रिन ऑफ कमांड का व्यापक व्याख्या किसने किया, तो यहाँ पर हमारा आंसर बदल जाएगा, वो जॉन ऑस्टिन ने व्यापक व्याख्या इसका किया है। इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। एक ही क्वेश्चन में दो दो चीज़ बन रहा है, दो दो मॉडल बन रहा है। प्योर थ्योरी ऑफ लॉ, जिसको हम विशिष्ट विधि का सिद्धांत कहते हैं, विधि का सिद्धांत कहते हैं, ये दिया है हेंस केल्सन ने दिया है। अब हम बताते हैं कि इसमें कौन आगे था। जर्मी जो बेंथम थे, जर्मी बेंथम के जो शिष्य थे वो ऑस्टिन महोदय थे। जो ऑस्टिन के शिष्य थे वो केल्सन थे। जो केल्सन के शिष्य थे वो एचएलए हार्ट है। इसी तरह से ये चलता गया है। मतलब जो बातें जर्मी बेंथम ने बताया उसको ऑस्टिन ने सही किया, जो बातें ऑस्टिन ने बताया उसको केल्सन ने सही किया, जो बातें केल्सन ने बताया उसको एचएलए हार्ट के द्वारा सही माना गया। और जो हमारा लास्ट है मूल मानक का सिद्धांत, जिसको हम लोग ग्रैंड नॉर्म्स का सिद्धांत कहते हैं, ये हेल्थ केल्सन के द्वारा मूल मानक के सिद्धांत के बारे में बताया गया। जो भी मूल मानक का सिद्धांत है वो हेंस केल्सन के द्वारा दिया गया है। अब हम बात करते हैं उपयोगितावाद का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी के बारे में। प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी किसके द्वारा दिया गया, क्यों दिया गया, इसका देने के पीछे क्या तात्पर्य था प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी का। प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी के बारे में बात करते हैं। उपयोगितावाद का सिद्धांत प्रतिपादक इसके जर्मी बेंथम है। जो उपयोगितावाद के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं वो जर्मी बेंथम है। सुख दुख का सिद्धांत जर्मी बेंथम के द्वारा दिया गया था। सर्वप्रथम समादेश का सिद्धांत जर्मी बेंथम के द्वारा ही दिया गया था। यहाँ तक तो आपको ये समझ में आ गया कि सुख दुख का सिद्धांत चाहे प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, जर्मी बेंथम के द्वारा दिया गया था। आप लोगों ने ये पढ़ा होगा, लेकिन ये चीज़ आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा कभी। डॉग लॉ का सिद्धांत किसने दिया, जर्मी बेंथम ने दिया। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है आप लोगों के लिए कि डॉग लॉ का सिद्धांत किसने दिया, जर्मी बेंथम ने दिया। डॉग लॉ का सिद्धांत किससे संबंधित है, जर्मी बेंथम से संबंधित है डॉग लॉ का सिद्धांत। पूर्व निर्णय से संबंधित या जुडिशियल प्रेसिडेंट से संबंधित सिद्धांत किसका है, ये भी जर्मी बेंथम से रिलेटेड संबंधित है। जो पूर्व निर्णय होता है जिसको हम लोग रेशियो डिसेंडाई और ऑबिटर डिक्टा से रिलेट करते हैं, इसका सिद्धांत किससे संबंधित है, ये जर्मी बेंथम से रिलेटेड है। अब बात करते हैं हेनरी मेन से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं, हेनरी मेन से रिलेटेड उन सभी के बारे में हम बात करेंगे। सर हेनरी मेन ये दो बातें बताए हैं। समाज का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है, ये जर्मी हेनरी मेन के द्वारा बताया गया है। किसने समाज को दो वर्गों में बांटा है, जर्मी हेनरी मेन ने समाज को दो वर्गों में बांटा है। एक स्थिर समाज में बांटा है और दूसरा गतिशील समाज में बांटा है। ठीक, स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट का सिद्धांत, परिस्थिति से संविदा की ओर का सिद्धांत हेनरी मेन के द्वारा दिया गया है। ये बातें बताई जाती हैं। ठीक, बात करते हैं प्रोफेसर एलन का सिद्धांत। प्रोफेसर एलन ने क्या सिद्धांत दिया है, प्रोफेसर एलन ने सिद्धांत दिया है संविदा से परिस्थिति की ओर के बारे में प्रोफेसर एलन का सिद्धांत दिया गया। कॉन्ट्रैक्ट टू स्टेटस का सिद्धांत एलन के द्वारा प्रतिपादित किया गया है। रॉस्को पाउंड का जो सिद्धांत है, सोशल इंजीनियरिंग का सिद्धांत इन्होंने ही दिया है। जो सामाजिक समेकता का जो सोशल इंजीनियरिंग का सिद्धांत है वो रॉस्को पाउंड के द्वारा दिया गया है। बात करते हैं सोशल सॉलिडेटरी का सिद्धांत, ड्यूगिट महोदय के द्वारा सोशल सॉलिडेटरी का सिद्धांत दिया गया है। मीन्स की पारस्परिक अन्यायोन्मुखता का सिद्धांत ड्यूगिट ने दिया है। लॉ एंड मोरालिटी का जो सिद्धांत है वो एचएलए हार्ट के द्वारा प्रतिपादित किया है। एचएलए हार्ट ने ही लॉ एंड मोरालिटी के सिद्धांत को बताया है। फिर प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट थ्योरी के बारे में जो बताया है, इहरिंग ने इस सिद्धांत को दिया है।
हितों का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट, हितों की व्यापक व्याख्या किसने किया है? तो जो व्यापक व्याख्या की बात आती है तो रास्को पाउंड ने व्यापक व्याख्या किया है, और जो सिद्धांत देने की बात आती है तो वो सिद्धांत देने की बात आती है तो वो इहरिंग ने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान देने की बात आती है। बात करते हैं नेक्स्ट सेवेगनी महोदय की। जो सेवेगनी महोदय ने दिया है, इन्होंने लोक चेतना का सिद्धांत दिया है, मीन्स की वोल्गाजिस्ट का सिद्धांत दिया है, जन चेतना के सिद्धांत के बारे में दिया बात बताया, अंतर चेतना के सिद्धांत के बारे में इन्होंने बताया है। आपसे वन लाइनर में क्वेश्चन पूछेगा वोल्गाजिस्ट का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है, तो वहाँ पे ऑप्शन 4 दिया रहेगा, सैलमोन दिया रहेगा, हेराक्लिटस दिया रहेगा, रुडोल्फ वान इहरिंग दिया रहेगा, और उसी में सेवेगनी महोदय का भी दिया रहेगा। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो सेवेगनी ही होगा। फिर हम बात करते हैं जो प्रिंसिपल ऑफ सोशल यूटिलिटी की, रुडोल्फ वान इहरिंग ने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया है, रुडोल्फ वान इहरिंग के द्वारा। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट डिक्लेरेटरी थ्योरी किसने दिया है, तो ये डिक्लेरेटरी थ्योरी जो है हमारे ब्लैक स्टोन महोदय के द्वारा डिक्लेरेटरी थ्योरी का सिद्धांत हमको दिया गया है। फिर बात करते हैं कॉन्करेंट पोजीशन का सिद्धांत किसने दिया है, ये सैलमोंड के द्वारा कॉन्करेंट पोजीशन का सिद्धांत दिया गया है। फिर हम बात करते हैं प्राकृतिक विधि की प्रवर्तनीय अंतर्वस्तु के सिद्धांत किसने दिया है, प्राकृतिक विधि की प्रवर्तनीय अंतर्वस्तु का सिद्धांत किसने दिया है, तो ये सिद्धांत स्टेमलर के द्वारा दिया गया है, स्टेमलर महोदय के द्वारा ये सिद्धांत का प्रतिपादित किया गया है। जर्मी बेंथम, प्राकृतिक अधिकार एक ऐसी संतान है जिसका कभी कोई पिता नहीं हुआ, ये कथन जर्मी बेंथम का है। जर्मी बेंथम के द्वारा कहा गया है कि प्राकृतिक अधिकार एक ऐसा अधिकार है जिसका कभी कोई पिता नहीं हुआ है। लिविंग लॉ का सिद्धांत इहर्लिच के द्वारा प्रतिपादित किया गया है, इहर्लिच ने ही लिविंग लॉ का कॉन्सेप्ट को निकाला है। अब हम बात करते हैं इसके थोड़े से कॉन्सेप्चुअल फैक्ट पे। अभी तक तो मैंने थोड़ा सा वन लाइनर फैक्ट भी आपको मैंने बता दिया, अब कॉन्सेप्चुअल इसके फैक्ट के बारे में मैं बताता हूँ, इसको क्वेश्चन फॉर्मेट में मैं बताता हूँ। किसने कितने भागों में जूरिस्प्रूडेंस को बांटा है, जूरिस्प्रूडेंस जो हमारा लॉ है इसको किस किसने पार्ट्स में इसको बांटा है। जैसे जॉन ऑस्टिन ने इसको 2 भागों में बताया, एक सामान्य विधिशास्त्र जिसको जनरल जूरिस्प्रूडेंस कहते हैं, दूसरा विशिष्ट विधिशास्त्र जिसको हम लोग पार्टिकुलर जूरिस्प्रूडेंस कहते हैं। जो सामान्य जूरिस्प्रूडेंस है जिसको जनरल जूरिस्प्रूडेंस कहते हैं, विश्व के उन विधियों का अध्ययन किया जाता है जो कई देशों में पाए जाते हैं। जैसे रूल ऑफ स्टॉपेल की हम बात करते हैं जो कि हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट में बताया गया है, सेक्शन 115 से लेके 117 तक, मीन्स कि 115 से लेकर के 117 तक में जो बताया गया है, ये हर जगह इस कॉन्सेप्ट को रखा गया है, रूल ऑफ स्टॉपेल को। ये जनरल जूरिस्प्रूडेंस का एक एग्जाम्पल हो गया। अब पार्टिकुलर जूरिस्प्रूडेंस के एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। जो कानून किसी एक जगह पर पाए जाएँ किसी दूसरे में नहीं पाए जाते हैं उसको विशिष्ट पार्टिकुलर जूरिस्प्रूडेंस कहते हैं। ये इसका एक एग्जाम्पल हो गया। बात करते हैं सैलमोंड की। सैलमोंड ने इसको 3 भागों में डिवाइड किया, विश्लेषणात्मक में, ऐतिहासिक में और नैतिक में। जो सैलमोंड का कहना है, जो इसका मतलब होता है इज का मतलब है जो है, लॉ इज़ द कमांड ऑफ सोवरेन। इनका कहना ये है कि जो लॉ होता है, जो कमांड होता है, जो ये कमांड होता है सॉवरेन का, मीन्स कि संप्रभु का ये समादेश होता है। अब इनकी दूसरी बात जो बताई जा रही है ऐतिहासिक में, हम विधियों के विकास के क्रम को देखते हैं। इनका मत है कि हम जो विधि होता है इसके विकास को क्रम को देखते हैं कि ये किस प्रकार से इसका एवोल्यूशन हुआ, इसका रेवोल्यूशन किस प्रकार से हुआ। इनका दूसरा मत है नैतिकता। इसमें हम देखते हैं कि कानून में मोरालिटी, नैतिकता है कि नहीं, इसमें नैतिकता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। सैलमोंड इन 3 विचारों पे विचार करते हैं, 3 बातों पे विचार करते हैं। बात करते हैं जूलियस स्टोन की। जूलियस स्टोन ने भी इसको 3 भागों में विभाजित किया। जो जूलियस स्टोन है, पहले एनालिटिकल में किया है, फिर क्रियात्मक में किया है, फिर न्याय के सिद्धांत में किया है। ठीक, जो विश्लेषणात्मक में किया है, क्रियात्मक किया है, न्याय के सिद्धांत में किया है। इसमें से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है, इनका ये इंपॉर्टेंट है। जूलियस स्टोन ने लॉयर एक्स्ट्रावर्जन कहा है। जो जूरिस्प्रूडेंस है, इस जूरिस्प्रूडेंस को जूलियस स्टोन ने लॉयर्स एक्स्ट्रावर्जन के नाम से कहा है। ये इनकी एक पुस्तक भी है, लॉयर्स एक्स्ट्रावर्जन। किसने लिखा है, तो जूलियस स्टोन के द्वारा लॉयर्स एक्स्ट्रावर्जन नामक पुस्तक लिखी गई है। बात करते हैं जर्मी बेंथम की। जर्मी बेंथम क्या कहते हैं। जर्मी बेंथम ने 2 भागों में इसको व्याख्यात्मक किया है, एक व्याख्यात्मक में और एक निर्णयात्मक में। जर्मी बेंथम ने कहा है कि जो जूरिस्प्रूडेंस है ये 2 प्रकार का होता है, एक व्याख्यात्मक होता है और दूसरा निर्णयात्मक जूरिस्प्रूडेंस होता है। ठीक,
अब हम बात करते हैं इन लोगों के इंपॉर्टेंट बुक्स के बारे में। जो जो इंपॉर्टेंट बुक्स होते हैं, जो वन लाइनर में ऑलवेज हमसे हमेशा पूछे जाते हैं, कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में आपको ये मिलेंगे जरूर। द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ, एच.एल.ए. हार्ट के द्वारा ये दिया गया है। ये पुस्तक एच.एल.ए. हार्ट के द्वारा लिखा गया है। डाइजेस्ट नामक जो बुक है वो अल्पियन के द्वारा लिखा गया है। लीगल थ्योरी फ्रीडमैन के द्वारा लिखा गया है। द प्योर थ्योरी ऑफ लॉ हेंस केल्सन के द्वारा लिखा गया है। जो रिपब्लिका बुक है ये प्लेटो के द्वारा लिखा गया है। और इनके द्वारा एक बात बताई गई है, विधि यदि आज्ञा देती है तो हमें भी जहर भी पी लेना चाहिए। ये प्लेटो का कथन है कि अगर विधि हमको आदेश करती है, प्लेटो ने कहा है। प्लेटो के बारे में सभी ने कहीं ना कहीं किसी न किसी बुक में जरूर पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं इनका नाम जरूर सुना होगा। तो इनका ये कहना है कि विधि अगर आज्ञा देती है तो हमें जहर भी पी लेना चाहिए। बात करते हैं रिटोरिक थ्योरी की। ये एरिस्टोटल मीन्स कि अरस्तु के द्वारा ये थ्योरी दिया गया था। द एंशियंट लॉ सन हेनरी मेन के द्वारा ये बुक लिखी गई थी। लॉ इन द मॉडर्न स्टेट ड्यूगिट के द्वारा ये बुक लिखी गई थी। अ प्ली फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ये बुक जॉन ऑस्टिन के द्वारा लिखी गई थी। द प्रोविंस एंड फंक्शंस ऑफ लॉ जूलियस स्टोन के द्वारा लिखी गई थी। थ्योरी ऑफ जस्टिस एफ रॉल्स के द्वारा लिखी गई थी। द प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड ये जॉन ऑस्टिन के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी। द लिमिट्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड ये जर्मी बेंथम के द्वारा लिखी गई थी। आई ऑफ लॉ लास्की के द्वारा ये बुक लिखी गई थी। विलेज कम्युनिटी ये सेविग्नी के द्वारा लिखी गई थी। विधि शास्त्र का विकास सर्वप्रथम रोम में किया गया था। मैंने आपको सबसे पहले यही बताया कि अगर विधि शास्त्र का कहीं विकास हुआ सबसे पहले तो वो रोम में विकास हुआ, क्योंकि वहीं पे पोप मिलते थे सब। पोप का मतलब जो पादरी होते थे सब, वहीं पे पढ़े लिखों का समाज ज़्यादा था। नेचुरल स्कूल का जन्म यूनान में हुआ। अल्पियन का विधि शास्त्री था। अल्पियन कहाँ का विधि शास्त्री था, ये क्वेश्चन बन के आ सकता है कि अल्पियन जो था वो कहाँ का विधि शास्त्री था, तो वो रोम का विधि शास्त्री था। डाइजेस्ट नामक पुस्तक अल्पियन ने ही लिखा था। जो डाइजेस्ट नामक पुस्तक है वो अल्पियन के द्वारा ही लिखा जाता है। द नॉलेज ऑफ थिंग्स डिवाइन एंड ह्यूमन ऑफ साइंस ऑफ जस्ट एंड अनजस्ट के बारे में अल्पियन के द्वारा ये लिखा गया था। अब हम बात करते हैं कुछ कॉन्सेप्चुअल चीज़ों के। अभी तक तो थोड़ा सा मैंने MCQ टाइप के क्वेश्चन को मैंने देख लिया कि कौन से बुक किस राइटर के द्वारा, किस प्रतिपादक के द्वारा, किस जूरिस्ट के द्वारा लिखा गया था। अब हम बात करते हैं दार्शनिक परिभाषा के बारे में। दार्शनिक परिभाषा, रोम से विधि शास्त्र का शुरुआत हुआ। कभी भी अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विधि शास्त्र का जो इनिशियल स्टेज पे जो शुरुआत हुआ वो कहाँ से हुआ, ऑप्शन आता है तो हमारा जो भी ऑप्शन होगा उसको छोड़ के हमारा आंसर रोम होगा, क्योंकि रोम से ही विधि शास्त्र की उत्पत्ति होती है। रोम का पहला विद्वान, जो रोम देश है, रोम का पहला जो विद्वान है वो अल्पियन है। रोम का जो पहला विद्वान है वो अल्पियन है। अल्पियन के द्वारा डाइजेस्ट नामक पुस्तक लिखा गया। अल्पियन रोम का रहने वाला था। जो अल्पियन था वो रोम का ही रहने वाला था। विधि शास्त्र मानवीय एवं ईश्वरीय बातों का ज्ञान कराती हैं। इनका मानना ये था रोम के अल्पियन का कि जो विधि शास्त्र होती है वो मानवीय एवं ईश्वरीय बातों का ज्ञान कराती है। उचित एवं अनुचित का विज्ञान है ये, क्या उचित है और क्या अनुचित है, क्या जस्ट है और क्या अनजस्ट है, इसका ये साइंस है। ये बातें इन्होंने बताया है। बात करते हैं सिसरो के बारे में। सिसरो रोम के दार्शनिक हैं। जो सिसरो महोदय हैं ये भी रोम के दार्शनिक हैं। विधि शास्त्र विधि के ज्ञान का दार्शनिक पक्ष है। जो विधि शास्त्र, ये इनका मानना था, जो विधि शास्त्र है विधि के ज्ञान का दार्शनिक पक्ष है। अब समाजशास्त्रीय विचारधारा के बारे में हम लोग देखते हैं। समाजशास्त्रीय विचारधारा क्या क्या होता है। रास्को पाउंड, इन्होंने सोशल इंजीनियरिंग का सिद्धांत दिया, विधि का विज्ञान। जूरिस्प्रूडेंस इज द साइंस ऑफ लॉ, इन्होंने कहा है। समाजशास्त्रीय विचारक, ये सभी लोग समाजशास्त्रीय विचारक हैं। रास्को पाउंड, ड्यूगिट सोशल सॉलिडिटी, सामाजिक समयकता का सिद्धांत इन्होंने ही दिया है। ये समाजशास्त्रीय विचारक हैं। फिर हेराल्ड जे लास्की, जूरिस्प्रूडेंस इज द आई ऑफ लॉ। जो जूरिस्प्रूडेंस होता है, जो विधि शास्त्र होता है, वो नेत्र होता है कानून का। ये भी एक समाजशास्त्रीय विचारक हैं। जूलियस स्टोन, लॉयर्स एक्स्ट्रावर्जन, प्रोविंस एंड फंक्शंस ऑफ लॉ, इनकी ये किताब है। जो जूलियस स्टोन है इनकी ये किताब है प्रोविंस एंड फंक्शंस ऑफ लॉ। इन्होंने एक और किताब लिखी है लॉयर्स एक्स्ट्रावर्जन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, लॉयर्स एक्स्ट्रावर्जन। अब एनालिटिकल स्कूल ऑफ लॉ के बारे में हम लोग देखेंगे कि एनालिटिकल स्कूल ऑफ लॉ क्या होता है। इसका थीम क्या है। विधि पाई नहीं जाती बल्कि विधि बनाई जाती है। विधि बनाने का कार्य सॉवरेन,
मीन्स कि संप्रभु का होता है। जो भी लॉ बनाना होता है वो हम और आप मिलके लॉ नहीं बनाएंगे, लॉ जो हमारा बनाएगा वो संप्रभु बनाएगा। और संप्रभु होता कौन है? जो कि अब मॉडर्न ज़माने में जिसको हम लोग चुन करके भेजते हैं अपने सरकार में, जो हमारे पार्लियामेंट में बैठते हैं, वही हमारे सॉवरेन है, वही हमारे स्टेट हैं, वही हमारा पार्लियामेंट है और वही लॉ बनाएगा। लॉ हमारे और आपके बनाने से नहीं बनेगा। जो भी लॉ बनेगा वो सॉवरेन के द्वारा बनेगा। लॉ इज़ द कमांड ऑफ सॉवरेन। जो भी लॉ बनेगा वो कमांड होता है संप्रभु का, मीन्स कि समादेश का वो बात होता है। जॉन ऑस्टिन कहते हैं विधि शास्त्र विध्यात्मक विधि का दार्शनिक पक्ष है, पॉजिटिव लॉ है। जो विधि शास्त्र है वो दार्शनिक विधि का पक्ष है। जॉन ऑस्टिन महोदय ने विधि शास्त्र को दो भागों में बांटा है, एक सामान्य विधि शास्त्र में बांटा है और विशिष्ट विधि शास्त्र में बांटा है। संप्रभु के दो रूप होते हैं, एक नकारात्मक होते हैं और एक सकारात्मक होते हैं। जो यहाँ पे सामान्य विधि शास्त्र की बात की जा रही है और जो विशिष्ट विधि शास्त्र की बात की जा रही है, तो मैंने पीछे आपको एग्जाम्पल से दे करके बताया था। जो यहाँ पे रूल ऑफ स्टॉपेल की बात हमने बताया था, 115 से लेकर के 117 तक ये हमारे सामान्य विधि शास्त्र की बात की जा रही थी। और जो विशिष्ट विधि शास्त्र की बात कर रही थी वो पार्टिकुलर जूरिस्प्रूडेंस की बात कर रही थी कि कहीं कहीं वो लागू होता है। संप्रभु के दो रूप हैं, एक नकारात्मक होते हैं और एक सकारात्मक होते हैं। जो संप्रभु होता है वो नकारात्मकता भी उसके अंदर दिखाई देती है और सकारात्मकता भी उसके अंदर दिखाई देती है। इसके बारे में आप लोगों को जानकारी होगा। अब विश्लेषणात्मक विचारधारा के बारे में हम बात करेंगे। विश्लेषणात्मक विचारधारा कहाँ से आया, कैसे आया? विश्लेषणात्मक विचारधारा, जॉन ऑस्टिन, इंग्लैंड में फादर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस किसे माना जाता है? जो इंग्लैंड में फादर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस वो जॉन ऑस्टिन महोदय को ही इंग्लैंड में फादर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस माना जाता है। विश्लेषणात्मक विचारधारा के पिता कौन है? जॉन ऑस्टिन ही है विश्लेषणात्मक विचारधारा के पिता। अब हायरार्की के बारे में बता रहे हैं, कौन गुरु था और कौन शिष्य था। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है, जो गुरु हैं जेरमी बेंथम जो हैं गुरु हैं, इनके जो शिष्य हैं वो ऑस्टिन महोदय हैं। ऑस्टिन गुरु हो गए हैं। फिर इनके जो शिष्य हैं वो केल्सन महोदय हैं। केल्सन महोदय गुरु हो गए। इनके शिष्य जो हैं वो हार्ट महोदय हो गए, एचएलए हार्ट महोदय हो गए। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ देता है, कभी कभी फंसाने के लिए इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ देता है कि जेरमी बेंथम के शिष्य कौन थे? ऑस्टिन हैं, केल्सन हैं, हार्ट हैं, एक और ऑप्शन दे देगा। ठीक, फिर बात करते हैं। जॉन ऑस्टिन ने दो वर्गों में विभाजित किया है जूरिस्प्रूडेंस को। जॉन ऑस्टिन ने दो वर्गों में विभाजित किया है, सामान्य विधि शास्त्र में और विशिष्ट विधि शास्त्र में। जो सामान्य विधि शास्त्र होगा, जो विशिष्ट विधि शास्त्र होगा, इनके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया, लेकिन फिर यहाँ पे मैं बता देना चाहता हूँ। जो सामान्य विधि शास्त्र होगा इसके द्वारा कंपैरेटिव स्टडी किया जाता है। जैसे रेस जुडिकाटा का कॉन्सेप्ट हो गया, स्टॉपेल का कॉन्सेप्ट हो गया, उसके बाद से प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियोपार्डी का हो गया। ये हर जगह पे लागू होता है, इसलिए इसको सामान्य विधि शास्त्र कहते हैं हम लोग, क्योंकि ये कॉमनली हर देश में लागू होता है। सिर्फ इंडिया में नहीं लागू होता, ये और भी देशों में ये कानून में ये पाया जाता है। रेस जुडिकाटा का कॉन्सेप्ट है, स्टॉपेल का कॉन्सेप्ट है, डबल जियोपार्डी का कॉन्सेप्ट है। और जो पार्टिकुलर विधि शास्त्र की बात की जाती है, इस प्रकार में नियम किसी विशिष्ट स्थान पर ही पाया जाता है। ठीक, फिर बात करते हैं, इसमें नोट एक हमने लिखा है, कौन से नियम पूरे देश में पाए जाते हैं, जिसको कि हम लोग जनरल जूरिस्प्रूडेंस कहते हैं। और इसका अध्ययन जनरल जूरिस्प्रूडेंस कहा जाता है। जो इसका अध्ययन होता है, जो इसका स्टडी होता है, वो जनरल जूरिस्प्रूडेंस कहा जाता है। संप्रभु निगेटिव होती है और पॉजिटिव दोनों होती है। समादेश जो होता है निगेटिव होता है और पॉजिटिव होता है। अब हम बात करते हैं हॉलैंड महोदय की। हॉलैंड, जूरिस्प्रूडेंस इज द फॉर्मल साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ। जो जूरिस्प्रूडेंस होता है वो फॉर्मल साइंस होता है पॉजिटिव लॉ का। विधि शास्त्र विध्यात्मक विधि का प्रारूपिक विज्ञान है। जो हमारा जूरिस्प्रूडेंस है वो विध्यात्मक विधि का प्रारूपिक विज्ञान है। वो मतलब प्रारूप बताता है कि इसी प्रकार का ये है विज्ञान है। ठीक, बात फिर करते हैं सैलमोंड की, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सैलमोंड, जूरिस्प्रूडेंस इज द साइंस ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सिविल लॉ। जो जूरिस्प्रूडेंस है हमारा वो साइंस है फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सिविल लॉ का। सैलमोंड ने पार्टिकुलर जूरिस्प्रूडेंस को बढ़ावा दिया है। जो विशिष्ट जूरिस्प्रूडेंस है, जो यहाँ पे हमने पार्टिकुलर जूरिस्प्रूडेंस को दिया है, ये इसको बढ़ावा देते हैं। जूरिस्प्रूडेंस को इसको ये बढ़ावा देते हैं सैलमोंड के द्वारा। ठीक, फिर बात करते हैं हम केल्सन के बारे में कि केल्सन क्या कहते हैं, केल्सन का क्या विचार था। वियना विचारधारा केल्सन से संबंधित है। जो वियना का विचारधारा है वो केल्सन महोदय से संबंधित है। दूसरी बात बताते हैं, किस विधायन ने जनरल नॉर्म्स का सिद्धांत, मूल मानक का सिद्धांत दिया है? तो हेंस केल्सन के द्वारा ही मूल मानक का, ग्रैंड नॉर्म्स का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। विधि शास्त्र मानकीय विज्ञान है, ये हेंस केल्सन के द्वारा बताया गया है।
बात करते हैं फिर प्रोफेसर एलन की। अब हम लोग ये कॉन्सेप्चुअल बेस पे पढ़ रहे हैं क्योंकि अंदर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बुक से हो गया, क्वेश्चन पूछ लिया गया, किसने क्या, जूरिस्प्रूडेंस ने, किस जूरिस्ट ने क्या क्या, उसके बारे में भी हम लोगों ने देख लिया। लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि इस जूरिस्ट के बारे में क्या क्या बातें की जाती हैं, चाहे जूरिस्ट किसको क्या बोलते हैं। प्रोफेसर एलन, जो प्रोफेसर एलन ऐसे विद्वान हैं जो कि सब में कमी खोजते हैं। देखिए ये इंपॉर्टेंट इनका फैक्टर आ गया। अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ वन लाइनर पढ़ते तो ये चीज़ नहीं मिलता। जो प्रोफेसर एलन है ये सब में, जितने भी जूरिस्ट हमने बताए हैं उन सब में कमी खोजते हैं। प्रोफेसर एलन कटाक्ष करते हैं। अब क्या कटाक्ष करते हैं, और सबसे ज़्यादा कटाक्ष ऑस्टिन पर करते हैं। जो केल्सन महोदय हैं, जो एलन महोदय हैं, ये हमेशा कमी खोजते हैं दूसरों में, और कमी खोजने के बाद ये क्या करते हैं, कटाक्ष करते हैं। और ये सबसे ज़्यादा अगर कटाक्ष किसी के ऊपर करते हैं एलन महोदय, तो वो ऑस्टिन के ऊपर करते हैं। ऑस्टिन ये है, ऑस्टिन ये करता है, मीन्स की बुराई ऑस्टिन का ये ज़्यादा करते हैं। प्रोफेसर एचएलए हार्ट की ये बात करते हैं। हेल्स केल्सन से एक कदम आगे प्रोफेसर एचएलए हार्ट रहते हैं, मीन्स कि ये उनके शिष्य हैं। सर्वप्रथम विचारधारा आती है नेचुरल स्कूल की। सबसे पहले नेचुरल स्कूल की विचारधारा आता है, जिसको हम लोग प्राकृतिक विचारधारा कहते हैं। नोट, सबसे पुरानी जूरिस्प्रूडेंस नेचुरल स्कूल है। कौन सी विचारधारा उच्च कोटि की लॉ बनाती है? जो हमारा नेचुरल जूरिस्प्रूडेंस होती है यही उच्च कोटि की लॉ बनाती है। नेचुरल लॉ का मुख्यतः 3 नियम है। कौन कौन सा नियम है? ऑडी अल्ट्रम पार्टम। ऑडी अल्ट्रम पार्टम का ये रूल है, इस रूल में ये बताया जाता है कि दोनों पक्षों को सुना जाए। जो हमारा नेचुरल जूरिस्प्रूडेंस है, जो नेचुरल जस्टिस है, इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। इसका मानना ये है कि जब हम दोनों पक्षों को नहीं सुनेंगे तो आखिर में हम निर्णय कैसे देंगे। जैसे कि मैं एग्जांपल के माध्यम से आपको बता रहा हूँ। जैसे कि कोई भी व्यक्ति कोई सूट फाइल किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, चाहे अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, चाहे हाई कोर्ट में, तो सिर्फ एक दिन में ही डिसीजन कोर्ट नहीं दे देती है। जब कोई भी व्यक्ति सूट फाइल करता है तो उसको 2 या 3 प्रतियों में उसको फाइल कराई जाती है। एक प्रति उसको भेज दी जाती है कोर्ट के द्वारा, जिसके खिलाफ वो सूट फाइल किया गया होता है, और उनसे बताया जाता है कि आपके खिलाफ ये इन्होंने इस प्रकार का सूट फाइल किया है, आप आइए और अपने पक्ष को रखिए। तो ये होता है ऑडी अल्ट्रम पार्टम। ऑडी अल्ट्रम पार्टम का मतलब होता है दूसरे पक्ष को भी सुनने का यहाँ पे अवसर दिया जाता है, मौका दिया जाता है। इसी पे हमारा जस्टिस सिस्टम, जो इंडिया का जो जस्टिस सिस्टम है, चाहे देश का जस्टिस सिस्टम है, इसी पे रिलाई करता है, यही मानता है, क्योंकि यही होना भी चाहिए। सिर्फ एक पक्ष को सुन करके निर्णय दे देना ये गलत होता है। तो ये नेचुरल लॉ इसी प्रिंसिपल पे काम करता है, ऑडी अल्ट्रम पार्टम। जो इसका सेकेंड रूल है, रूल्स अगेंस्ट बायर, पक्षपात के नियम के बारे में बताता है। कोई भी लोग होता है, जैसे कि मान लीजिए कि मैं अपने ही मामले में मैं स्वयं जज नहीं हो सकता। भाई मैं अपने ही मामले में स्वयं अगर जज रहूँगा तो मैं अपने आप को ही प्रोटेक्ट करने के बारे में मैं सोचूंगा। तो ये इसका दूसरा रूल है। तीसरा है रीज़न एंड डिसीजन। निर्णय देते समय कारण लिखना आवश्यक होता है। जब कभी भी कोई भी जज कोई भी ऑर्डर पास करता है तो उसमें उसका कारण लिखता है। कारण लिखना अनिवार्य होता है, इसलिए कारण लिखता है कि हाँ, इसी आधार पर मैंने ये डिसीजन पास किया है। रूल ऑफ लॉ, नेचुरल जस्टिस इसी पे बेस्ड है। 3 प्रिंसिपल हैं, ऑडी अल्ट्रम पार्टम, रीजन डिसीजन, और फिर उसके बाद से बायर्सनेस का रूल। इसी 3 पे हमारा रूल ऑफ लॉ डिपेंड करता है। फिर बात करते हैं नेचुरल लॉ का मतलब होता है उचित हो, जो रीजनेबल हो, वही हमारा नेचुरल लॉ होता है। रीजनेबल को ही, जो उचित होता है उसी को हम लोग रूल ऑफ लॉ कहते हैं। नेचुरल लॉ का मतलब, नेचुरल लॉ का सिद्धांत वही हो। यह विचारधारा कल्पना फिक्शन पर आधारित होता है। किसी को दूसरे नाम से भी जाना जाता है, इसी को दूसरे अन्य नामों से जाना जाता है। इसको यूनिवर्सल लॉ कहा जाता है, अनरिटन लॉ कहा जाता है, डिवाइन लॉ कहा जाता है, न्याय की विधि कहा जाता है, शाश्वत विधि कहा जाता है, उच्च कोटि की विधि कहा जाता है। अर्थात तमाम नामों से इसी को ही जाना जाता है, जो हमारा रूल ऑफ लॉ था। अब हम प्राकृतिक विधि को 5 टर्म में हम बांट के पढ़ते हैं। जैसे कि प्राचीन विधि में बांटते हैं, अंध युग में बांटते हैं, मिडिल युग में बांटते हैं, रिफॉर्मेटिव युग में बांटते हैं और मॉडर्न युग में बांटते हैं। इसी 5 युगों में बांट करके हम इसको पढ़ा जाता है कि किस किस प्रकार से इसका विचार हुआ और ये किस किस के लिए हमारे समाज में, हमारे देश में आया। प्राचीन काल, पहले हम प्राचीन काल को पढ़ेंगे। 5 कालों में बांटा गया प्राचीन काल को। प्राचीन काल में यूनान है, दूसरा रोम है, तीसरा भारत है। हम देशों को पढ़ेंगे कि किस किस प्रकार से देश में इसका रेवोल्यूशन हुआ, इसका एवोल्यूशन हुआ। यूनान में
सर्वप्रथम नेचुरल लॉ की उत्पत्ति यूनान में होती है और इसके लिए सर्वप्रथम हम यूनान के विद्वानों के बारे में देखेंगे। ये क्या राय रखते हैं, जो भी यूनान के विद्वान हैं वो अपना जूरिस्प्रूडेंस के बारे में क्या राय रखते हैं उनके बारे में हम देखते हैं। यूनान से रोम पहुंचा और रोम से ये भारत पहुंचा। जो हमारा जूरिस्प्रूडेंस है पहले यूनान था, यूनान में था, यूनान से रोम में पहुंचा और रोम से उसके बाद से कहाँ पहुंचा, भारत में पहुंचा। ये कब आया, 500 BC, 500 BC आता है। 500 BC में ये जो बातें जो बताई गई हैं, जो बताई जा रही हैं, ये 5वीं 100 BC में हमारे भारत में आता है, 500 BC में आता है। सोफोक्लिस दार्शनिक थे यूनान के, ये यूनान के एक दार्शनिक थे। कुछ ऐसे कानून हैं जो सभी के ऊपर समान रूप से लागू होते हैं। इनका ये मानना था सोफोक्लिस का कि जो भी कानून होते हैं वो सभी के ऊपर समान रूप से लागू होते हैं। अगर समान रूप से कोई कानून किसी के ऊपर लागू होता है तो ये कानून अच्छा है, ये कानून खराब नहीं है। फिर हेराक्लिटस क्या कहते हैं, ये 500 BC में हेराक्लिटस कहते हैं, हेराक्लिटस महोदय आते हैं। बुद्धिमानी, सत्य बोलने और प्रकृति के अनुसार आचरण करने में निहित है। प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य होता है कि प्रकृति के अनुसार, नेचर के अनुसार अपना कंडक्ट आचरण करे और सत्य बोले। इनका जो मानना था, जो हेराक्लिटस का मानना था कि जो भी प्राणी है, जो भी मनुष्य है, वो प्रकृति के अनुसार ही काम करे और हमेशा वो सत्य बोलने का कोशिश करे, कभी झूठ न बोले। ये हेराक्लिटस महोदय का मानना था, इनके लिए ये जूरिस्प्रूडेंस था। फिर हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, जो सुकरात की बात करते हैं, प्लेटो की बात करते हैं, अरस्तु की बात करते हैं। सबसे पहले जो हमारे थे वो सुकरात थे। ये तीनों लोग, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, ये एक क्रम में है, इसी क्रम में ये लोग आते हैं। सबसे पहले अगर बात आती है तो सुकरात महोदय की आती है, फिर प्लेटो महोदय की आती है, फिर ऑस्टिन अरस्तु महोदय की आती है। और ये तीनों के तीनों लोग यूनान के दार्शनिक हैं। सुकरात क्या कहते हैं, सुकरात को जहर देकर मार दिया गया। सुकरात को इन्हीं के देश में इनको जहर दे करके मार दिया गया। प्लेटो इन्हें अफलातून का भी संज्ञा दिया गया है, इन्हें अफलातून भी कहा गया। इनकी किताब है रिपब्लिक बुक, माइनस बुक, द लास्ट डे ऑफ सुकरात बुक, द स्टेटस मैन बुक, द लॉ बुक। ये इनके 5 बुक के हैं, जो बुक का मैंने नाम आपको बता दिया। ये कहते हैं कि अगर विधि आज्ञा दे तो जहर भी पी लेना चाहिए। सुकरात महोदय का कहना है, प्लेटो महोदय का कहना है कि अगर लॉ हमको, सॉवरिन हमको अगर कमांड करती है, अगर हमें आज्ञा देती है तो हमें जहर भी पी लेना चाहिए, हमें सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे सबसे ऊपर जो हमारे ऊपर है वो सॉवरिन ही हमारे ऊपर राज करती है। बात करते हैं अरस्तु की। अब अरस्तु क्या करते हैं, अरस्तु ये बताते हैं कि मनुष्य सृष्टि की ही एक देन है। मनुष्य मतलब गलती की ही एक देन है, जो गलती हो जाती है उसी की देन मनुष्य होती है। राजनीतिक न्याय के बारे में हम लोग देखते हैं। राजनीतिक न्याय 2 प्रकार से यहाँ पे बताया गया, एक प्राकृतिक न्याय और दूसरा संविधात्मक न्याय। ठीक, अरस्तु ने डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का सिद्धांत दिया है। अरस्तु ने डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का सिद्धांत दिया है, जो कि हम लोग आर्टिकल 38 से हम लोग इसको पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, जो कि DPSP में दिया गया है। यहीं से हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरी के बारे में हम लोग जानते हैं। इक्विटी साम्य, इसका जन्म ही लॉ को सुधार करने के लिए हुआ। जो इक्विटी का जन्म हुआ, इसकी सुधार करने के लिए, लॉ को सुधार करने के लिए साम्य का जगह हुआ। इक्विटी जो कि एक लैटिन वर्ड से बना है, इक्विटी का मतलब होता है साम्य, दोनों में बराबरता का। इक्विटी का जन्म रोम में हुआ। प्रोएटर जजेस इन्हें ही इक्विटी को जन्म दिया। जो ये प्रोएटर जज थे, इन्होंने ही इक्विटी को जन्म दिया। इन्होंने इक्विटी के बारे में बताया कि इक्विटी क्या होता है, कैसे होता है, किस प्रकार से ये वर्क करता है, इन्होंने ही बताया है। फिर आगे हम बात करते हैं, इंग्लैंड में चांसरी न्यायालय को इक्विटी कोर्ट कहा जाता है। ये बिहार में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि पिछले साल जो बिहार का पेपर आया था उसमें जूरिस्प्रूडेंस आया था, उसमें ये पूछा गया था इंग्लैंड में चांसरी न्यायालय को क्या कहा जाता है। तो जो इंग्लैंड में जो चांसरी न्यायालय होता है उसको इक्विटी कोर्ट के नाम से जाना जाता है। जैसे यहाँ पे इक्विटी के लिए EWS रिजर्वेशन इज आल्सो बेस्ड ऑन इक्विटी लॉ। जो EWS का रिजर्वेशन है उसको भी बेस्ड किया गया है, इक्विटी लॉ पे ही बेस्ड किया गया है। स्टोइक विचारधारा यूनान से संबंधित है। जो स्टोइक का लॉ है ये हमारे यूनान से संबंधित है। स्टोइक विचारधारा के पिता जेनो थे। जो स्टोइक विचारधारा है इसके पिता जेनो थे। अब हम बात करते हैं रोम की। ठीक,
रोम, सिसरो महोदय विधि शास्त्री थे। जो रोम के विधि शास्त्री हैं वो सिसरो महोदय, विधि का दार्शनिक पक्ष है। सिसरो महोदय रोम के थे और वो एडवोकेट भी थे और फिलोसफर भी थे। जैसे हम और आप एडवोकेट हैं, उसी तरह वो भी सिसरो महोदय भी एडवोकेट थे और फिलोसफर थे। बात करते हैं डार्क एज की। अब डार्क एज में क्या आया था, नेचुरल स्कूल का, ये जो हम पढ़ रहे हैं ये नेचुरल स्कूल का ही है। अंधयुग, प्रथम शताब्दी से लेकर के 11वीं शताब्दी तक। इसमें कौन कौन आए, ग्रेगोरी आए, एम्ब्रोस आए, संट अगस्टाइन आए। इन्हीं तीनों लोगों को मिला करके ये डार्क एज बना है। डार्क एज में ग्रेगोरी आए, एम्ब्रोस आए और संत अगस्टाइन ने, यही 3 लोगों से मिला करके डार्क एज का निर्माण हुआ। यही 3 लोग डार्क एज के प्रवर्तक माने जाते हैं। अंध युग में सबसे महत्वपूर्ण विद्वान संत अगस्टाइन थे। जो अंध युग में सबसे विद्वान थे वो संत अगस्टाइन थे। संत अगस्टाइन की 2 प्रमुख किताबें हैं, स्वतंत्र इच्छा और ईश्वर का शहर, सिटी ऑफ डिवाइन। ये 2 किताबें संत अगस्टाइन की इंपॉर्टेंट किताबें हैं। आप लोग इसको एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। बात करते हैं पॉप ग्लेशियस की। जो पॉप ग्लेशियस ये 500 ईसा पूर्व में आए। 2 शक्तियों के बीच संतुलन के सिद्धांत के बारे में इन्होंने बताया। पोप ग्लेशियस ने ये सिद्धांत दिया, 2 शक्तियों के बीच संतुलन के सिद्धांत के बारे में बताया। इन्होंने भी 2 बातें बताई हैं। राज्य कहाँ मैं बड़ा हूँ और फैसला दूंगा, जनता उसकी पालन करे। राज्य कह रहा है, राज्य का क्या नाम था, राज्य कह रहा है कि मैं बड़ा हूँ, मैं जो भी निर्णय दूंगा जनता उसकी पालन करेगी। लेकिन उस समय जो पॉप का चलता था, धर्म गुरुओं का चलता था, चर्च का चलता था, तो चर्च और स्टेट्स में लड़ाई हो गई। तो चर्च कहने लगा कि मैं बड़ा हूँ और राज्य कहने लगा मैं बड़ा हूँ। चर्च जो कहने लगा ईश्वर के एजेंट हैं हम उसके, इसलिए हम बड़े हैं। और राज्य कहने लगा कि नहीं, जनता मेरी है इसलिए मैं बड़ा हूँ। विवाद था कि कौन बड़ा है, राज्य या चर्च। इस प्रकार के विवाद हो गए। तब पोप ग्लेशियर ने सिद्धांत दिया कि 2 शक्तियों के बीच संतुलन का सिद्धांत। यहाँ पे जो 2 शक्तियाँ हैं, एक राज्य जो शक्ति हैं और दूसरी जो शक्ति हैं वो पोप चर्च जो शक्ति हैं, इन दोनों में संतुलन के सिद्धांत के बारे में यहाँ पे बात बताई गई। यहाँ यह बताया गया कि प्रशासनिक कार्यों में राज्य बड़ा होगा और धार्मिक कार्यों में चर्च बड़ा होगा। और यहाँ पे क्या कहा गया, यहाँ पे दोनों बातें ही नहीं मानी गई। जो कॉन्सेप्ट दिया गया कि जो भी अगर राज्य का कार्य होगा उसमें प्रशासनिक कोई भी कार्य होगा तो उसमें राज्य को बड़ा माना जाएगा, और कोई भी धार्मिक कार्य होगा उसमें चर्च को बड़ा माना जाएगा। लेकिन दोनों ही बातों को यहाँ पे अस्वीकार कर दिया गया, दोनों ही बातें को नहीं मानी गई थी उस टाइम। इम्पॉर्टेंट, यहाँ से राज्य जीत जाता है और यहाँ पे राज्य जीत जाता है और जनता के अधिकारों को छीनता है। तो जनता अपने अधिकारों के लिए उग्र हो गई और यहाँ से मैग्ना कार्टा 1215 ईस्वी से शुरू होता है। जो हम लोग मैग्ना कार्टा की बात करते हैं, यहीं से मैग्ना कार्टा का शुरुआत हुआ। अगर दोस्तों हम इससे को रिलेट करें तो हमारा इंडियन जो कहते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, वो इससे बहुत अच्छे से को रिलेट होगा। हमारे जितने भी लॉ बने हैं सारे के सारे लॉ इससे कोरिलेट करते हैं। जो मैग्ना कार्टा बना था 1215 ईस्वी में, इसी मांग को लेकर के बना था, क्योंकि सरकार उनके अधिकारों को कर्टेल करने लगी थी, उनके अधिकारों को छीनने लगी थी, उनके अधिकारों को कम करने लगी थी। इसीलिए मैग्ना कार्टा की मांग आ गई। मैग्ना कार्टा का मतलब होता है बिग कार्टा, मीन्स की चार्टर, मीन्स मैग्ना कार्टा बड़ा विलेख, इसको किसी भी नाम से हम लोग जान सकते हैं। फिर आता है मिडिल एज। अब मिडिल एज कब से है, 1200 से लेकर 1400 तक का काल जो होता है वो मिडिल एज का काल होता है। इसमें सेंट थॉमस एक्विनास इसमें आते हैं और सुमाथियो लाजिया इनकी बुक है। अब बात करते हैं रिफॉर्मेटिव एज की। रिफॉर्मेटिव एज कैसे आता है, कौन कौन होते हैं रिफॉर्मेटिव एज में, इसको हम क्वेश्चन फॉर्म में देखते हैं, क्वेश्चन और आंसर फॉर्म में। प्राकृतिक विचारधारा का गोल्डन एज कौन था, पुनर्जागरण का, जिसको रिनांसा कहते हैं, पुनर्जागरण काल। एनालिटिकल स्कूल का गोल्डन एज किसे कहा जाता था, हेंस केल्सन के समय था। जो एनालिटिकल स्कूल का गोल्डन एज किसे कहा जाता था, किस काल में था, तो वो हेंस केल्सन के काल में एनालिटिकल स्कूल का गोल्डन एज था। अब बात करते हैं पुनर्जागरण काल में। पुनर्जागरण काल 15वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक। अब देखिए मैं धीरे धीरे आपको आगे तक पहुंचा रहा हूँ, 15वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक। इसमें पोप ग्लेशियस की बात होती है। पोप और राज्य में, पोप ग्लेशियस, यहाँ पे 2 लोगों में लड़ाई होता है, एक राज्य में और एक चर्च में। यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया, राज्य और जनता के बीच लड़ाई होने लगा तो 1215 ईस्वी में मैग्ना कार्टा आया।
नेचुरल राइट्स को राज्य छीन सकता है या नहीं। इसमें यही डिबेट उठा कि भाई अगर आप संप्रभु हैं, आप सॉवरेन हैं, अगर आप स्टेट हैं, अगर आप हमारे शक्तियों को छीन लेंगे तो हम क्या कर सकते हैं। इसी की लड़ाई होने लगी। इंडिया में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में जो हम पढ़ते हैं तो आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक में हमारे मूल अधिकार के बारे में दिया गया, फंडामेंटल राइट्स के बारे में दिया गया, और वहाँ पे ये बात बताई भी गई है कि अगर हमारे राइट्स को वायलेट किया जा रहा है तो आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग और आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग हम सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट में हम अपने जा सकते हैं और अपने जो हमारा फंडामेंटल राइट है उसको हम वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि हमारे फंडामेंटल राइट्स को नहीं छीना जा सकता। यही बात मैग्ना कार्टा में भी उस टाइम बताया गया था कि कुछ भी हो सकता है लेकिन मनुष्य के अधिकारों को नहीं कर्टेल किया जा सकता है, नहीं छीना जा सकता है। मैग्ना कार्टा का उस टाइम में जो चर्चा हुआ था। अब किसी दिन मैग्ना कार्टा पे मैं आपसे चर्चा करूंगा तो उसमें मैं आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक के बातों को उसमें फुल फ्लेज्ड मैं आपको बताऊंगा। अब बात करते हैं ह्यूगो ग्रेशियस की। ह्यूगो ग्रेशियस जन्म इनका हुआ था 1583 से लेकर के 1643 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। ह्यूगो ग्रेशियस इज द डच विधिशास्त्री थे, ये डच के विधिशास्त्री थे ह्यूगो ग्रेशियस। इन्होंने इंटरनेशनल लॉ का फादर या पिता कहा जाता है। ह्यूगो ग्रेशियस को इंटरनेशनल लॉ का फादर या पिता कहा जाता है। ह्यूगो ग्रेशियस ने इंटरनेशनल लॉ को नाम दिया। राष्ट्र की विधि, लॉ ऑफ नेशन, इन्होंने ही बताया है। इंटरनेशनल लॉ का नाम किसने दिया? जर्मी बेंथम ने दिया। इंटरनेशनल लॉ का नाम किसने दिया? यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि इंटरनेशनल लॉ का नाम ओरिजिनली किसने दिया? तो ये इंटरनेशनल लॉ का जो नाम दिया है वो जर्मी बेंथम के द्वारा दिया गया है। अब हम आते हैं एक लैटिन वर्ड पे, पैक्टा संड सर्वांडा। पैक्टा संड सर्वांडा ये सिद्धांत इटली के विद्वान के द्वारा प्रतिपादित किया था। एनजी लाटी ने यह सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। कभी कभार पूछ देता है पैक्टा संड सर्वांडा का मतलब क्या होता है। ये सिद्धांत इटली के विद्वान के द्वारा प्रतिपादित किया गया था और दिया किसके द्वारा गया था? एनजी लाटी के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया था। लॉ इज द ऑर्डर ऑफ जस्ट रीजन, ह्यूगो ग्रेशियस ने ये कहा है। लॉ इज ऑर्डर ऑफ जस्ट रीजन, ह्यूगो ग्रेशियस ने ये कहा है। थॉमस हॉब्स ने क्या कहा? ये 1588 से लेकर के 1679 ईस्वी तक थे। बुक थी लोबथाथन इज रिटन बाय थॉमस हॉब्स, ये बुक इन्होंने लिखा था। जर्मी बेंथम, हॉब्स, ऑस्टिन ये तीनों विद्वान माने गए कि लॉ इज़ द कमांड ऑफ सॉवरेन। ये तीनों विद्वान मानते हैं, जर्मी बेंथम, हॉब्स और ऑस्टिन ये तीनों मानते हैं लॉ इज़ द कमांड ऑफ सॉवरेन। जो लॉ होता है वो कमांड होता है सॉवरेन का, मतलब कि जो लॉ होता है वो समादेश का, संप्रभु का आदेश होता है। सर्वप्रथम हॉब्स ने कहा लॉ इज़ द कमांड ऑफ सॉवरेन। सर्वप्रथम सबसे पहले हॉब्स ने ही कहा था कि लॉ इज़ द कमांड ऑफ सॉवरेन। फिर उसके बाद जर्मी बेंथम ने भी कहा था लॉ इज़ द कमांड ऑफ सॉवरेन। फिर उसके बाद इसकी व्यापक व्याख्या, जहाँ पे व्यापक व्याख्या दिखे ये समझ जाइए कि ये इंपॉर्टेंट है। जो यहाँ पे व्यापक व्याख्या की बात हम कर रहे हैं, जो व्यापक व्याख्या इसकी किया है लॉ इज़ द कमांड ऑफ सॉवरेन, इसकी व्याख्या ऑस्टिन के द्वारा किया गया था। अब यहाँ पे क्वेश्चन फॉर्मेट हम देखेंगे। किस विधिशास्त्री को विश्लेषणात्मक एनालिटिकल विधिशास्त्र का पूर्वगामी माना जाता है? हॉब्स ही हैं, क्योंकि शुरुआती दिनों में ही इन्होंने ही कहा था कि लॉ इज़ द कमांड ऑफ सॉवरेन। विधिशास्त्र की विश्लेषणात्मक विधिशास्त्र को पूर्वगामी माना जाता है, हॉब्स ही हैं। बात करते हैं जॉन लॉक की। जॉन लॉक ने दोहरे सामाजिक समझौते का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। जो जॉन लॉक महोदय थे ये दोहरे सामाजिक समझौते का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। ड्यूअल सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में इन्होंने प्रतिपादन किया है। सर्वप्रथम पार्लियामेंट्री सिस्टम को लागू की बात जॉन लॉक के द्वारा ही की गई थी। सर्वप्रथम पार्लियामेंट्री सिस्टम के लागू की बात जॉन लॉक के द्वारा कही गई है। इन्होंने ही बताया कि पार्लियामेंट्री सिस्टम होना चाहिए। भारतीय संविधान का आर्टिकल 75 सब क्लॉज सी भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम पर बेस्ड है। मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सामूहिक रूप से जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। यहीं से जो पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात आती है यहीं से आती है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है? ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में समाहित है? तो आर्टिकल 75 सब क्लॉज 3 और आर्टिकल 74 में ये समाहित है। जॉन लॉक के अनुसार जनता ने अपने बहुत से अधिकार राज्य को सौंप दिए, परंतु ये 3 अधिकार राज्य को नहीं सौंपे।
अब इसमें ये 3 अधिकार क्या क्या हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। जीवन का अधिकार जो कि इस समय हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 21 में है। स्वतंत्रता का अधिकार जो कि आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक है। संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 19(1)(f) में है, जिसको कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से हटा करके इसको एक लीगल राइट बना दिया गया है, जो कि आर्टिकल 31 और आर्टिकल 31A में था, अब 300A में इसको डाल दिया गया है। अब हम बात करते हैं जीन जैक्स रूसो की। रूसो के बारे में हर किसी ने कहीं ना कहीं सुना होगा, कम से कम रूसो का नाम तो जरूर ही सुना होगा, जो 1712 से लेकर के 1778 ईस्वी तक थे। इन्होंने सामूहिक इच्छा का सिद्धांत दिया। जो सॉवरेनिटी, संप्रभु होती है, वो जनता के निवास करती है। जो सॉवरिटी होती है वो जनता में निवास करती है, वो किसी संस्था में नहीं होती है। इनका मानना था कि जो सॉवरेनिटी होती है वो किसी संस्था के अंदर नहीं विश्वास करती है, वो किसी संस्था के अंदर नहीं होती है, वो जनता में ही निहित करती है। प्रियम्बल से रिलेट करते हैं, जैसे माधवराव सिंधिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का एक केस था जो कि 1971 में सुप्रीम कोर्ट में आया था। प्रिवी पर्स को बंद कराने के लिए ये आया था। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने सॉवरेनिटी को 2 भागों में बांट दिया, एक लीगल में और दूसरा डेमोक्रेटिक सॉवरेनिटी में शामिल किया। जैसे वी द पीपुल, जो सॉवरेनिटी होती है वो जनता में निहित होती है, जैसे कि वी द पीपुल ऑफ इंडिया में सामूहिक इच्छा द्वारा संप्रभु बना भी सकती है और हटा भी सकती है। एग्जाम्पल चुनाव, जैसे कि अगर जनता चाहे तो उस नेता को चुनाव में हरा भी सकती है और चाहे तो चुनाव में उस नेता को बैठा भी सकती है। अब हम प्रवेश कर गए 20वीं शताब्दी में, 20th सेंचुरी में। स्टेमलर महोदय, 20वीं शताब्दी में स्टेमलर महोदय आ जाते हैं। स्टेमलर महोदय नेचुरल लॉ विथ वेरिएबल कंटेंट, स्टेमलर ने कहा है जो नेचुरल लॉ होता है वो वेरिएबल कंटेंट से होता है। इसमें आते हैं इमैनुअल कांट। विधि उन दशाओं का समुच्चय है जिसमें एक की स्वतंत्रता को दूसरे की स्वतंत्रता के साथ संतुलित किया जाता है। इमैनुअल कांट कहते हैं विधि उन दशाओं का समुच्चय है, मीन्स की सेट है, जिसमें एक की स्वतंत्रता को दूसरे की स्वतंत्रता के साथ संतुलित किया जाता है। बात करते हैं जॉन डार्विन की। जॉन डार्विन ने कहा था कि मनुष्य बंदर की औलाद है, मनुष्य की उत्पत्ति बंदरों से हुई है। इस प्रकार के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। डार्विन का कथन क्या था। इंडिया में नेचुरल स्कूल की अब हम बात करते हैं। वर्तमान में नेचुरल लॉ के 3 सिद्धांत प्रचलित हैं, ऑडी अल्ट्रम पार्टम, रूल्स अगेंस्ट बायस एंड रीजन डिसीजन। ये तीनों के बारे में मैंने आपको बता दिया है। ऑडी अल्ट्रम पार्टम, दूसरे पक्षकार को सुने, जैसे रिलेटेड विथ अजमल कसाब केस, इसमें अजमल कसाब को भी ऑडी अल्ट्रम पार्टम दिया था, उसके पक्ष को भी सुनने के लिए मौका सरकार ने दिया था। निर्भया केस में भी ऑडी अल्ट्रम पार्टम का सिद्धांत पेश किया गया, इसमें भी उसके पार्टीज को जो निर्भया के रेप किए थे सब उनको भी सुनने के लिए वकील को प्रोवाइड कराया था। रूल्स अगेंस्ट बायर्स, इसमें जैसे कि पर्सनल, अगर कोई व्यक्ति का मामला स्वयं का हो तो वो अपने मामले में जज नहीं बन सकता है। फिर आता है रीजन डिसीजन में, कोई भी निर्णय कोई भी जज अगर पास करता है तो उसका डिसीजन उसको लिखना अनिवार्य होता है। इसलिए अनिवार्य होता है क्योंकि पता तो चले कि किस आधार पे इन्होंने जजमेंट को पास किया है। सुप्रीम कोर्ट इक्विटी का भी कोर्ट होता है, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया होता है वो कोर्ट ऑफ इक्विटी भी उसको हम लोग कहा जाता है। आर्टिकल 142 में ये बात बताई गई है। फिर हम बात करते हैं वर्तमान में प्राकृतिक विधि के 3 सिद्धांत लागू हैं। जो प्राकृतिक विधि के 3 सिद्धांत लागू हैं, हम सीआरपीसी को 2 इंपॉर्टेंट सेक्शन को यहाँ पे कोट करना चाहते हैं। एक सेक्शन नंबर 191 सीआरपीसी का, जिसको नेचुरल जस्टिस के आधार पर रिलेट करता है, और सीआरपीसी का सेक्शन 479 यहाँ पे भी नेचुरल जस्टिस का आधार है। अगर आपके पास इस टाइम जूरिस्प्रूडेंस का क्या करते हैं सीआरपीसी का बेयर एक्ट है तो आप खोलिए और उसमें सर्च करिए 191 में क्या दिया गया, 479 में क्या दिया गया। नेचुरल जस्टिस का डिसीजन, अब नेचुरल जस्टिस का डिसीजन क्या होता है, ठीक। रीज़न और डिसीजन, लॉर्ड डिनाइल सेस, डिसीजन बताना, अच्छे न्याय का पता चलना है। मतलब कि जो भी जस्टिस अगर दिया जा रहा है उसमें अगर डिसीजन बताया जा रहा है तो इससे पता चलता है कि जो जजमेंट देने वाला है, जो जज है वो अच्छा है। सीपीसी ऑर्डर 20 सीपीसी ऑर्डर 20 रूल 4 में यह बात बताई गई है कि निर्णय और कारण जरूर बताना पड़ेगा। जब हम सीपीसी में हम इसको कोरिलेट करेंगे तो वहाँ पे ऑर्डर 20 और रूल 4 में ये बताया गया है कि जब कभी भी कोई भी जज कोई भी ऑर्डर पास करता है तो उसमें कारण बताना जरूर होगा। स्मॉल कॉजेस कोर्ट में रीजन और डिसीजन बताना अनिवार्य नहीं होता है। अब हम बात करते हैं प्रकृति की। कल्पना पे ये डिपेंड करता है। इसको 2 भागों में डिफाइन किया गया। एक मतलब कि ऐतिहासिक विचारधारा को,
ऐतिहासिक विचारधारा को, और इसके जो ऐतिहासिक विचारधारा के जो प्रवर्तक हैं वो सैविग्नी महोदय हैं। और हम एनालिटिकल विचारधारा की बात करते हैं। एनालिटिकल विचारधारा के जो प्रवर्तक हैं वो जॉन ऑस्टिन है, और इसका प्रवर्तक इंग्लैंड में हुआ था। ऐतिहासिक विचारधारा, अब दोनों को कोरिलेट करके हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ऐतिहासिक विचारधारा, जो ऐतिहासिक विचारधारा है वो प्योर हिस्टोरिकल स्कूल, जर्मनी में इसका उदय हुआ। इसके पिता सैविग्नी हैं। और जो प्रोग्रेसिव हिस्टोरिकल स्कूल है ये इंग्लैंड में जन्म हुआ। इसके पिता सर हेनरी मेन हैं। अब हम बताना चाहते हैं आपको, देखिए ये जो इम्पॉर्टेंट टर्म है ये है, ये इम्पॉर्टेंट टर्म आप जरूर देखिए। प्राकृतिक विचारधारा, जो प्राकृतिक विचारधारा है, ईश्वर ही दंड देगा। प्राकृतिक विचारधारा में बताया गया है ईश्वर ही दंड देगा, भगवान से डरो। एग्जाम्पल में मैंने यहाँ पे पीके मूवी को लिया है, इसमें कहता है कम से कम भगवान से तो डरो, यही बात इसमें बताया जाता है। ऐतिहासिक में डर किससे होता है? कस्टम से होता है, यूजेस से होता है, सोशल प्रेशर से होता है। जैसे इंटरकास्ट मैरिजेस, लोग इंटरकास्ट मैरिजेस क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि कस्टम से डरते हैं, यूजेस से डरते हैं, सोशल प्रेशर से डरते हैं, इसीलिए लोग इंटरकास्ट मैरिज नहीं कर सकते हैं। ऐतिहासिक में इन सब से, जो विश्लेषणात्मक में जो लोगों को डर होता है वो संप्रभु से, मतलब कि सॉवरेन से उसको डर होता है। जो मौलिकता की बात हम करते हैं, मौलिकता में फंडामेंटल राइट, जुडिशियल प्रेसिडेंट, हम लोग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से डरते हैं। डीपीएसपी जो डरता है वो आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक एक्शनेबल, बाध्य योग्य नहीं है, लेकिन ये पब्लिक प्रेशर से ये डरता है। देखिए डर हर जगह है, डर के बारे में यहाँ पे बताया जाता है। उदाहरण, घास का मैदान, फील्ड ऑफ ग्रॉस, किसके द्वारा लिखा गया है? ये बात हॉलैंड के द्वारा लिखा गया है, और ये यूपी जुडिशियली में पूछा भी गया था। सप्तपदी, सेक्शन 13 सब क्लॉज 3A, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 लॉ में ये बातें बताई गई थी हमको। प्रथा किससे चलती है और रूढ़ी किससे चलता है? प्रथा जो चलती है, हमारा प्रथा जो होता है वो स्मरणातीत नहीं होती। जो हमारी प्रथा होती है वो स्मरणातीत नहीं होती, मतलब स्मरण पे नहीं होता है। लेकिन जो रूढ़ियाँ होती हैं वो स्मरणातीत होती हैं, वो स्मरण पे ही काम करती हैं। इसका लॉ नहीं माना जाएगा, इसको लॉ नहीं माना जाएगा, इन दोनों को माना जाएगा। जो प्रथा है, जो रूढ़ी है, इसको लॉ माना जाएगा, लेकिन जो प्रचलन होता है इसको लॉ नहीं माना जाएगा। अब हम बात करते हैं मॉन्टेस्क्यू की। ये फ्रांस के थे, इनके सिद्धांत है सेपरेशन ऑफ पावर। इन्होंने ही सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में बताया कि किस प्रकार से हम पावर को पृथक करेंगे, सेपरेट करेंगे, पृथक्करणता का सिद्धांत के। सरकार के 3 अंग होते हैं, इनका मानना है सरकार के 3 अंग होते हैं जो कि इस समय विद्यमान हैं। हम लोग देखते हैं एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी। मॉन्टेस्क्यू महोदय का मानना है कि ये तीनों शक्तियाँ अलग अलग कार्य की तीनों आपस में न मिले। ये जो शक्तियाँ हैं, ये तीनों एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी, ये तीनों अलग अलग काम करें, ये आपस में न मिले। इनकी जो बुक है स्पिरिट डी लॉ नेशन, राष्ट्रीय लोक चेतना, इनकी बुक है। फिर बात करते हैं एंडमेंड वर्क महोदय, ये इंग्लैंड के थे। रिफ्लेक्शन ऑफ रेवोल्यूशन इन फ्रांस के बारे में इन्होंने लिखा है। विधि एक सिस्टमैटिक और जैविक प्रकृति की देन है। इनका कहना ये है विधि एक सिस्टमैटिक और जैविक प्रकृति की देन है। अब बात करते हैं सैविग्नी महोदय की। सैविग्नी 1779 से 1861 ईस्वी में इनका कार्यकाल है। ये जर्मनी के थे, हिस्टोरिकल स्कूल के पिता माने जाते हैं, संहिताकरण के विरोधी थे। इन्होंने लोक चेतना, वोल्काजिस्ट का सिद्धांत इन्होंने प्रतिपादित किया था। सैविग्नी के स्टूडेंट हैं पुछता, उन्होंने ही सैविग्नी की किताब का नाम वोल्काजिस्ट लोक चेतना दिया। सैविग्नी जब मर गए तो उनकी किताब का नाम इन्होंने ही, जो पुछता महोदय हैं इनके शिष्य, उन्होंने ही इनकी किताब का नाम लोक चेतना दिया। 1789 में फ्रांस में क्रांति होती है। फ्रांस में नए नए कानून का उदय होने लगता है। सैविग्नी का विरोध किसने किया? थिबाट, जर्मनी के हेडल विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे, उन्होंने ही सैविग्नी की आलोचना की थी। बुक रिटन बाय सैविग्नी, बोम्बेफर, द लॉ फॉर पोजेशन, डास रेचट डेस वेंजनस, ये सैविग्नी के द्वारा लिखी गई किताब थी। सैविग्नी का चेला पूछता है, जो सैविग्नी का चेला है, जो उनका शिष्य है, वो पूछता है किसने सैविग्नी के सिद्धांत को लोक चेतना नाम दिया? पूछता ने ही सैविग्नी के बुक को लोक चेतना का सिद्धांत कहा है। किसने सैविग्नी के सिद्धांत को पिजन होल थ्योरी कहा है? विनफील्ड ने ही पिजन होल थ्योरी का नाम दिया है। बात करते हैं लॉर्ड समनर की, लॉर्ड समनर मेन की। 1828 से लेकर 1888 तक रहे। 1868 में सर्वप्रथम साक्ष्य अधिनियम का ड्राफ्ट तैयार किया।
सर्वप्रथम साक्ष्य अधिनियम का इन्होंने ड्राफ्ट किया। इन्होंने समाज का तुलनात्मक अध्ययन किया। यहाँ पे एक क्वेश्चन के फॉर्मेट से हम समझेंगे, भारतीय साक्ष्य अधिनियम का सर्वप्रथम ड्राफ्ट किसने तैयार किया था? उत्तर में सर हेनरी मेन ने 1868 में, लेकिन इनके ड्राफ्ट को मानने से इनकार कर दिया गया था। इन्होंने सोसाइटी को 2 वर्गों में बांटा था। सर हेनरी मेन ने सोसाइटी को 2 वर्गों में बांटा था, एक आदिम प्राचीन स्थिर और दूसरा प्रोस्पेक्टिव सोसाइटी गतिशील समाज में बांटा था। सर हेनरी मेन ने स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, सर हेनरी मेन ने स्टेटस टू कॉन्ट्रैक्ट का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। ठीक, फिर बात करते हैं सर हेनरी मेन का विधि का विकास, प्राचीन विधि का विकास और प्रगतिशील विधि का विकास, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। तो जो इतना था सारा, जो इम्पोर्टेंट जो हमको लग रहा था, वो सभी बातें मैंने आपको यहाँ पे इस सेशन में मैंने आपको बताने का कोशिश किया है, जो कि जूरिस्प्रूडेंस से रिलेटेड था। अगर आपको इतने में समझ में आ जाता है तो अच्छी बात है, अगर आपको इतने में नहीं समझ में आता है तो फिर बताइएगा, मैं इसमें और सुधार करने की कोशिश करूँगा। अगर आपको इससे भी डीप नॉलेज चाहिए तो भी कमेंट करके बताइए, उसके लिए भी मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेके आ जाऊँगा। और अगर मैं आपसे कहूँगा कि आप अगर इसको जब कभी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इसको 2 से 3 बार अगर आप पढ़ के चले जाएंगे तो आपका एंट्रेंस एग्जामिनेशन या PCSJ के पेपर के लिए ये सफिशिएंट है, क्योंकि मैंने भी इतना ही पढ़ा है और जूरिस्प्रूडेंस इतना ही होता है। जो मेनली जूरिस्प्रूडेंस होता है वो 5 स्कूलों के बारे में ही हमको पढ़ना होता है, नेचुरल स्कूल, हिस्टोरिकल स्कूल, एनालिटिकल स्कूल, सोशलिस्ट स्कूल और रियलिस्टिक थ्योरी। इन्हीं 5 स्कूलों के बारे में हमको पढ़ना होता है, यही इंपॉर्टेंट हमारे लिए होता है। तो दोस्तों ये आज का सेशन लंबा तो हो ही गया, आपके लिए भी हैक्टिक हो गया, हमारे लिए भी कुछ हैक्टिक हो गया, लेकिन मैं कोशिश करूंगा आप इसको पढ़ेंगे और आप इसको शेयर करेंगे। और आपको अगर और भी कोई किसी सब्जेक्ट पे वीडियो चाहिए तो आप हमारे इस कमेंट बॉक्स में आप हमको ज़रूर लिख के हमको बताएं। दोस्तों इसको शेयर ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।